हे मेरा प्लीज़ पाठ आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नया आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। थोड़ा इंट्रो हो जाए, ठीक है। ये एक प्योर वांग्स एंड लव स्टोरी होने वाली है, जैसा कि हमेशा रहती है। दूसरा ये कि एज गैप होने वाला है ये। जिन लोगों को भी एज गैप स्टोरियाँ समझ में नहीं आती या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को वांगसन दिल से कनेक्टेड है, व्हाटएवर जो भी है, पर हर तरह की अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है। मुझे नहीं पता कि आप अदर्स की स्टोरी में जाकर ऐसे कमेंट्स करके आते हो या नहीं, व्हाटएवर जो भी है। बट मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो अगर पसंद आए तो देख लेना, जिनको प्रॉब्लम्स है, और अगर ना आए तो स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो चलो, मेरे को बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि जो इस स्टोरी का मेन टॉपिक होने वाला है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं और पैसे की वजह से अच्छे से ऐसे रिश्ते कैसे बिगड़ जाते हैं। तो मेन टॉपिक यही होने वाला है। और वांगसियन है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उतार-चढ़ाव तो होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, ओके। एक कॉल आती है जिसके मेरे मुंह में लौंग है तो बीच में कभी कभी आवाज़ ना थोड़ी लग जाएगी, ठीक है। तो हाँ, हम थे कॉल पे। कॉल आती है, जिसे कॉल पिक करते ही कहता है हेलो। वो शख्स कॉल को वैसे ही छोड़ देता है, रिसीवर पे कॉल आया था, और वो भागता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के मॉर्जरी रूम में दो डेड बॉडी रखी हुई थी। पहली डेड बॉडी थी मिस्टर वी, और देन सेकेंड थी उसकी वाइफ की, जिसे देखकर वो शख्स धीरे धीरे करके उस डेड बॉडीज के ऊपर से कपड़े हटाता है। उसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रक वाले ने बहुत बुरी तरीके से टक्कर मारा हो उस गाड़ी का। उसके बाद वापस से उस डेड बॉडी को ढक दिया जाता है। डॉक्टर सारी ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं सर, पीछे से ट्रक वाले ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा थी और वो अनबैलेंस्ड होकर उसने ट्रक को ठोक दिया था। वो सारा रिपोर्ट देखने के बाद कहता है और इनका बच्चा कहाँ है? 8 साल का। तो ये है हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर लैन वांगजी, जिसके हाथ में मिस्टर वी चांगसे एंड कांगसेरन के ऑटोप्सी रिपोर्ट्स है। वो डॉक्टर कहता है सर, वो वार्ड में है। वांगजी कहता है मुझे वहाँ लेके चलो। उसके बाद वार्ड ओपन करके अंदर आता है, जहाँ पे एक 8 साल का बच्चा सोया हुआ था। वांगजी की करंट एज 20 साल है, ठीक है। वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है थैंक गॉड कि तुम बच गए, वरना ऐसा बोलकर उसे गोद में उठाते हुए बाहर लेकर आता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं सर ये क्या कर रहे हैं आप? पगजी कहता है आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए दूर रहो। इतना बोल वो विंग को उठाते हुए गोद में बाहर आ जाता है। कार में डालकर उसे अपने मैंसन लेकर आता है। यहाँ पे लैंसी चेन ऑलरेडी शादीशुदा है, उनकी वाइफ है मिंगाओ। लैंसी चेन जब विंग को देखते हैं तो कहते हैं वांग जी ये क्या है? वांग जी कहता है का ये मिस्टर वी चांग से एंड देन कांग से सरन मैम का बेटा है, बी भूषण। मैं इसे यहाँ ले आया, इसका कोई नहीं है। तो कहता है ओह ये तो बहुत दुख की बात है। उसके चौथे दिन जब चौथा का समारोह रखा हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जहाँ पे विंग खड़ा था, जिसे देखकर बहुत सारे लोग नाखुश थे। उसे अगला वी अंपायर का हायर बनाया जाने वाला था और उसे फिलहाल के लिए दुनिया से गायब किया गया था। वो वहाँ पे खड़ा था और सारे लोग वहाँ पे आ करके ग्रीट कर रहे होते हैं। अभी वी अंपायर का जो मैन हेड हम कह सकते हैं, मिस्टर वी चांगसे के जाने के बाद उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था मिस्टर हुआंग, वो आते हुए वांगजी से कहता है अब तो इसके पिताजी नहीं रहे, तो कंपनी की भागदौड़ कौन संभालेगा? तभी वांगजी कहता है ये अब मेरी कस्टडी में है, इसलिए मैंने कुछ फैसला किया है। इतना बोल एक सेंटर टेबल पे आते हैं, जहाँ पे सब लोग ग्रीट कर रहे होते हैं उनके मॉम डैड के फ्रेम को, जहाँ पे मिंग याओ विंग को पकड़े हुए था। सीजन सारे गेस्ट को देख रहे थे। वांगजी 18 साल के एज से उसने बिजनेस संभालना स्टार्ट कर दिया हुआ था और वो काफ़ी होशियार भी था। आकर वहाँ बैठ जाता है, तभी वो इशारा करता है जहाँ पे जियांग फेमियांग वो आकर बैठ जाते हैं। आते ही वांगजी कहता है ये है मिस्टर जियांग फेमियांग,
वैसे तो ये हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन आज से ये वी एम्पायर में काम करेंगे। इतना सुनना हुआ ही था तो कि मिस्टर हुआंग का मुंह बन जाता है और कहता है, पर सबसे ज़्यादा शेयर्स तो फिलहाल मेरे पास है और सारे लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट सीईओ मैं बनूं। तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, एक क्रीपी इवल स्माइल करते हुए, आपको सीईओ ही बनना है ना, आप बन जाइए। बट हाँ, उस कंपनी का प्रेसिडेंट मैं मिस्टर जियांग फेमियांग को बनाता हूँ। क्योंकि अभी तक मेरा और विंग का कोई ऐसा रिलेशंस आया नहीं है, दैट्स वाई मैं पूरी कस्टडी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, उससे आप कोसों दूर रहेंगे। इतना बोल वहां से उठकर वो बाहर चला जाता है। मिस्टर हुआंग के तो पसीने आ गए हुए थे, लेकिन फिलहाल से वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो आता है और क्रिस से कहता है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर तुम नज़र रखो। क्रिस हाँ में सर हिला देता है। सीचन कहते हैं, क्या बात है? तो वांगजी कहता है, अंकल सॉरी गगा, मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो जिसका है वो उसके साथ रहे, और साथ में मुझे इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में भी तो पता करना है ना। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तो सीचेन कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ वांग जी, तुम काफ़ी जुड़े हुए थे दिल से, दैट्स वाई। और यहाँ पे जो विंग की मॉम है ना, वो एक कॉलेज प्रोफेसर है और हमारा जो वांग जी था वो उन्हीं से बिजनेस की क्लास लिया करता था और साथ में अदर अदर चीज़ों की भी अच्छा गाइड करती थी वो। तो वांग जी को वो ज़्यादा मानती थी, दैट्स वाई वांग जी विंग के मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और वांग जी अंडर एज होने के बावजूद वो बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख चुका था, लेकिन फिर भी वो कॉलेज जाता था, लेक्चर अटेंड करता था, सब कुछ करता था। और आज जब उसने सुना कि उसकी मैम का एक्सीडेंट हो गया है, उसे पता था कि इनका 8 साल का बेटा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर के उसे बिलोंग करने वाला है। बस उसे इतना पता था कि इनकी मैम का 8 साल का बेटा भी है। तो अब वांग जी उस बच्चे की कस्टडी खुद ले चुका था। सारा चौथा का कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद विंग अपने मॉम डैड का फोटो ले करके जब आ रहा होता है, वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, चलो घर चलते हैं। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, मैं आपको क्या बुलाऊं? इस समय वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो चुपचाप बस विंग के बालों पे हाथ फेर देता है। तभी मिंग याओ बात संभालने के लिए उसे बोल देता है कि आप अंकल बुला सकते हो। उसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते घर आते हैं। छोटा सा विंग अपना सारा कुछ छोड़ करके वांग मेंसन अ, वापस से वो आ गया हुआ था। अब वहीं पे दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी वगैरह था, वो सब धीरे-धीरे करके ना नीलाम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही जो मिस्टर हुआंग सीईओ बने थे, उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी, वो सब हेज फंड में लगाना पड़ा, विंग के फ्यूचर को सेव करने के लिए। दैट्स व्हाई पहले तो एक फेक न्यूज़ बनवाई गई मिस्टर जियांग फेमियांग और वांग जी के द्वारा कि बैंकरप्ट हो गया है कंपनी और पैसे के बहुत ये है, तंगी है, वो सब करते हुए मिस्टर जियांग फेमियांग जो कि वहाँ के मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त करवाए गए थे, तो उसने सब कुछ बेच दिया, मतलब जैसे कि उनका विला, उनका रिसॉर्ट, उनके बाद होटल्स, और उसके बाद वो सभी चीज़ें बेच करके किसी अननोन आदमी के हाथे बेचा। किसके हाथे बेचा अभी तक पता नहीं चला था, ठीक है। वो सब करके उस पैसे को हेज फंड में डाला गया ताकि उसे आगे काम किया जा सके, और बाकी के जितने शेयर्स वगैरह थे और शेयर्स होल्डर जितने भी थे वो सब मिस्टर हुआंग के साथ में थे। इस तरह से वी एम्पायर को अब होल्ड करने के लिए हम बोल सकते हैं मिस्टर हुआंग और साथ में जियांग फेमियांग वहाँ पे काम करने लगे थे। वांग जी बीच बीच में कभी कभी उसे चेकआउट वगैरह कर लेता था, नहीं तो नहीं। इधर विंग जब वो घर आया तो बहुत ऐसे ना शांत शांत बुझा बुझा सा रहता था। उस समय जो हमारे लैंस चेन और मेंगा हो उनका बेटा था सिजोई। सिजोई भी उस समय 5 साल का था। वो जब उसने विंग को देखा, वो अपने मॉम से कहता है, मॉम कि ये कौन है? तो सिजोए की बात सुनकर मियाओ कहता है, ये तुम्हारे गगा लगेंगे, तुम इनके साथ आज से रह सकते हो। इन्होंने अपने मॉम डैड को खो दिया है, इसलिए ये बहुत दुखी है। सिजोए हाँ में सर हिलाते हुए ओके बोल देता है, और उसके बाद उस दिन से वो विंग के साथ रहने लगा था। विंग और सिजोए दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, साथ में कॉलेज जाना, स्कूल कंप्लीट करना, सब कुछ। अब यहाँ पे जो वांगजी था वो अपने काम में एकदम मशगूल हो गया था। रात को वांगजी ही विंग को पढ़ाता, सुलाता। अब कभी-कभी जब वो उसके रूम में सुला कर आता तो वो डर जाता था, तो सिजुई के साथ उसे शिफ्ट किया गया था। तो वांगजी रात को विंग को
ऐसे ठोक के सुलाने चला जाता, देखने चला जाता और सुबह में नाश्ते के टेबल पे उसे मैनर्स सिखाता, खाने-पीने कैसा है वो सभी चीज़ें बताता। धीरे-धीरे करके सब बड़ा हो रहा था सिजोय और विंग दोनों। स्कूल में जब भी फर्स्ट आता या किसी भी कॉम्पिटिशन में सब कुछ में तो वो विंग भाग कर आता, वांग जी को गोद में चढ़ जाता, अंदर उससे बोलता अंकल अंकल मैं फर्स्ट हो गया, अंकल अंकल मैं जीत गया, अंकल अंकल देखो ये मेरे इतने ग्रेड्स आए, अंकल अंकल मैंने ये किया। तो वांग जी भी उसकी उपलब्धि से खुश हो रहा था, साथ में सुजय के भी। दोनों धीरे-धीरे करके कॉलेज में आ चुके थे और अब उनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। विंग सुजय से कहता है, अब तो हम कॉलेज आने वाले हैं, चलो हम अंकल के पास जाते हैं और ढेर सारा पैसे मांगते हैं। तो इतना बोलकर वो दोनों वहाँ आते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने स्टडी रूम में बैठ करके क्रिस के साथ कुछ फाइल्स डिस्कस कर रहा था, जहाँ पे जियांग फेमियांग भी आए हुए थे। तो जियांग फेमियांग विंग को देखते हुए कहता है, हेलो बेटा, आप कैसे हो? विंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है, आई एम फाइन अंकल, आप कैसे हो? और जियांगा कैसे है? तो जियांग फेमियांग कह देते हैं कि जियांग चेंग कंपनी ज्वाइन किया है और उस वो काम सीख रहा है, धीरे-धीरे वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। विंग काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, वाओ! मैं जियांगा से मिलने जाऊँगा भाई साहब। इतना सुनना हुआ था कि हमारा वांग जी फाइल को बंद करके उसे घूर कर देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो वाओ! फिर उसके बाद वो दोनों के कन्वर्सेशन खत्म होते ही वांग जी कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, ओह! अंकल मुझे ना फ्रेशर्स के लिए कुछ पैसे चाहिए और हमारा कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा है तो पैसे चाहिए। सुजी कहता है, मुझे भी चाहिए। फिर वांग जी दोनों को पैसे निकाल कर दे देता है और कहता है, जाओ खरीद लो और हाँ, ज़्यादा मस्ती मत करना, घर जल्दी आ जाना। विंग और वो दोनों हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वांग जी उसे कहता है, मिस्टर फीमिया कहिए। जियांग फीमियांग कहते हैं, हमारी जो जितनी भी इनकम रिसोर्सेज वगैरह थी, अभी करीब-करीब 600 मिलियंस के आसपास हो चुके हैं। हमें उसका क्या करना है? वांग जी कहता है, अभी सही वक़्त नहीं आया है, अभी रहने दीजिए। जब सही वक़्त आएगा, तब हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे। और बाकी का जियांग फीमियांग कुछ रिपोर्ट्स उसके सामने में रख देता है, कहता है, ये देखिए, एज़ यूजुअली हमेशा की तरह सेम, बट कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। वो कहता है, ठीक है। उसके जाते ही वांग जी से कहता है, क्या पता चला? कहता है, नहीं सर, वो ट्रक ड्राइवर के अलावा आज तक हमें पता ही नहीं चला कि इन सब के पीछे आखिरकार कौन हो सकता है। तो कहता है, जो भी हो, एक ना एक दिन सामने तो हम उसे लेकर ही आएंगे। आखिरकार ये जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं। एक का तो समझ में आता है पर दूसरे का। ये बोलते हुए वांग जी ना ऐसे बैठा हुआ था। फिर वो कहता है, विंग कहाँ है? क्रिस बी लाइक, सर अभी अभी तो आपने पैसे दिए उसे, उम्र का असर तो नहीं हो रहा। ये मतलब सोच रहा होता है, लेकिन फिर वो कहता है, छोड़ो। फिर वांग जी बाहर आ जाता है, जहाँ पे मिंगिया और सीचन, फिर वांग जी और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तो सीचन कहते हैं, वांग जी अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके लिए भी कुछ अपार्टमेंट या कुछ ढूंढे क्या? तो वांग जी कहता है, नो, वैसे मैं 1 मंथ के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तो आप इन लोगों का ख्याल रख लीजिएगा। सीजन कहते हैं, बट वाई वांग जी? वांग जी कहता है, कुछ ज़रूरी काम है और बिजनेस ट्रिप भी है। सीजन कहता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी पैकिंग करके क्रिस के साथ 1 मंथ के लिए वहाँ से चला जाता है। और इधर जो हमारा विंग था और शिजुई, दोनों अच्छे से जमकर पूरा जितना पैसा मिला था शॉपिंग वगैरह करते हैं। पार्किंग में आकर के दोनों के हाथ में बैग वगैरह थे, कार में डाल करके वो लोग अच्छे से पिज़्ज़ा हट्स में आकर के पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। खाते हुए वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कहते हैं, वाओ! तो कल से हमारी नई लाइफ़स्टाइल स्टार्ट होने वाली है। अब पढ़ाई करने के बाद हमें बोला जाएगा बिज़नेस जॉइन करने के लिए। डूड, तुमने क्या सोचा है? सुजी कहता है, मैं मॉम की तरह डॉक्टर बनना चाहता हूँ। विंग कहता है, मुझे नहीं पता। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि मैं प्रोफ़ेसर बनूँ या फिर टीचर बनूँ या फिर बिज़नेस जॉइन कर लूँ जैसे अंकल करते हैं। मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, पर फ़िलहाल से मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ लाइफ़ को। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, और मुझे तो अभी बॉयफ्रेंड बनाना है, किस करना है, हाँ, लाइफ़ को मज़े से बिताना है। ये सारी बातें सुनते ही सुजी के कान लाल हो गए थे, कहते हैं, बकवास बंद करो। फिर वो कहता है, मुझे पता है, और ये बोल कर विंग और वो लोग ऐसे बातें-वातें कर रहे होते हैं।
तभी अचानक से एक स्पोर्ट्स बॉय उससे आके टकरा जाता है और कहता है आई एम सो सॉरी। विंग कहता है ओह कोई ना कोई नहीं। फिर वो उसे क्लीन विलीन करके वो चला जाता है। तो जो हमारा सुजय था वो कहता है ये काफ़ी डरा हुआ लग रहा था है ना। विंग कहता है वो तो डरा हुआ लग रहा था, मे बी शायद उसका मैनेजर उसे डांट वाट रहा होगा, दैट्स वाई। फिर वो जब देखता है कि सच में उसे कोई मैनेजर चिल्ला रहा था उसके ऊपर, विंग आते हुए कहता है ये क्या है। तो वो उसे कहता है नहीं नहीं छोड़ दीजिए, मेरी गलती है सर, आप प्लीज़ मत बोलिए। विंग उसे कहता है ये काम ही तो कर रहा है ना, आराम से तो बात कर सकते थे ना, ऐसे कौन चिल्लाता है भला। ये बोल करके उस मैनेजर को डराता है, देन उसको भगा देता है विंग। इसके लिए वो जो वेटर था उसे थैंक यू बोलता है। एंड देन फिर विंग वापस आ जाता है, कहता है देखा कितना आसान था ना। फिर वो दोनों घर आते हैं, तो आते ही सुजय अपने रूम में चला जाता है। विंग बहुत सारा सामान लेकर आया था, दैट्स वाई वो आते ही कहता है अंकल। स्टडी में नहीं था तो वो वांगजी के रूम में जाता है जहाँ पे पूरा रूम खाली था। विंग ने सारा सामान उसके रूम में रख देता और कहता है अंकल आप कहाँ हो, मुझे सारा कुछ दिखाना है। पर वांगजी नहीं था। विंग कहता है अब ये कहाँ चलेगा। फिर विंग ने आराम से उसी के बेड पे जाकर पसरते हुए कहता है कोई नहीं, रात को जब आएंगे तब मैं उन्हें बता दूंगा। तो ये बात बोलने के बाद वो जैसे आंखें बंद करता है तो सो जाता है। रात के खाने के टाइम पे जब मिंग उसे उठाने आता है, विंग अंगड़ाई लेते हुए कहता है याओ का याओ अंकल, अ, अंकल कहाँ है। तो मिंग याओ कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे अंकल अब्रॉड गए हैं, वो भी 1 मंथ के लिए। विंग कहता है धत तेरी की, 1 मंथ के लिए अब मैं कैसे रहूंगा, मैं तो बोर ही हो जाऊंगा। मिंग याओ कहते हैं तुम उस बोरिंग इंसान के साथ रह कैसे लेते हो, वो तो मुश्किल से 4 शब्द ही बोलता है, बाकी टाइम तो वो मुंह बंद करके रखता है। तो विंग कहता है हाँ तो वो तो समझ जाते हैं ना। इतना बोल वोंग जी सॉरी विंग वापस से उठ जाता है और उठ करके और नीचे आ जाता है, खाना वाना खा रहा होता है और कहता है हाँ ऐसे आए भर रहा था। तो सीजन कहते क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ नहीं, आपको नहीं लगता कि घर खाली खाली है और अंकल को यहाँ होना चाहिए, वो 1 मंथ के लिए क्या करने गए हैं। तो सीजन हंसते हुए कहते हैं अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी कंपनी कैसे चलेगी, वो अपनी कंपनी को ग्रो कर रहा है, उसे प्रोजेक्ट्स मिले थे उसी सिलसिले में वो गया है और बहुत सारे काम थे। कहता तो बड़ा होने के बाद मुझे भी ऐसे ही काम करना होगा अंकल, तो सच्ची बता रहा हूँ मैं नहीं करूँगा। मिंगयो दोनों को कान मरोड़ते हुए कहता खाना खाना स्टार्ट करो तुम दोनों। सिजु कहता मॉम मैंने क्या किया है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे पता है तुम भी बिजनेस लाइन में नहीं आना चाहते हो ताकि तुम्हें इतना काम ना करना पड़े, पर बड़े होकर तुम दोनों को बिजनेसमैन ही बनना है, दैट्स वाई अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बेचारे के दोनों के कान लाल हो गए थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। खाना खाने के बाद दोनों पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं और कहते हैं हमने तो टेस्ट निकाल लिया, कल से स्टार्ट होने वाला, आज क्या पढ़े, छोड़ो जाते हैं सोने के लिए। फिर सुजुई और विंग दोनों वीडियो गेम खेलने लगे थे, खेलते खेलते सो जाते हैं। अगले दिन दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं कूदते कूदते, बाइक के लिए बोलते हैं। तो सीजन कहते हैं अगर तुम अच्छा टॉर्म लेकर आओगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं पक्का दूंगा। फिर वो लोग अपना थैला वैला उठाकर कार में बैठ जाते हैं और कॉलेज के एंट्रेंस पे ही दोनों को उतार दिया जाता है, ये बोल करके कि किसी को बताना नहीं है भाई, आप दोनों रईस ज़्यादा हैं, नॉर्मल लाइफ जीनी है और नॉर्मल तरीके से कॉलेज जाना है। तो उसको पीछे उतार दिया जाता है, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं पर कोई ना। दोनों सबसे पहले तो डायरेक्टर ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाकर सारा पेपर वर्क को कंप्लीट कर लेने के बाद वापस से आकर के और अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। पहला दिन था, कुछ खास समझ नहीं आया लेकिन फिर भी वो लोग क्लास को एंजॉय करते हैं। लास्टली उनकी मुलाकात होती है लंच टाइम पे नी हिसेंग से और साथ में लॉरेंस से। लॉरेंस और नी हिसेंग दोनों काफ़ी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और साथ में म्या से भी। तो वो लोग सब साथ में बैठ करके लंच वगैरह करते हैं, वापस से वो लोग क्लास जो भी बचा था वो करके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म फिलअप वगैरह करके वो घर आ जाते हैं। नॉर्मली विंग की लाइफ ना ऐसी ही चल रही थी 1 मंथ तक तो कह सकते हैं। और विंग को बीच बीच में वांगजी की काफ़ी याद भी आ रही थी क्योंकि वांगजी था भी नहीं। अब हमारा जो विंग था ना वो ऑलमोस्ट ना पूरे 18 साल का होने वाला था, उसका बर्थडे था आज। विंग सुबह सुबह ना बहुत एक्साइटेड था कि रात को तो अंकल ने कॉल नहीं किया, अम्मी भी शायद वो लौट आएंगे या फिर उन्हें बर्थडे प्रेजेंट विश करेंगे, लेकिन वांगजी ने ना ही उसे कॉल किया ना ही कुछ। तो सामने से विंग ने वांगजी को कॉल किया। वांगजी उस समय वॉशरूम में था, वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है तो देखता है उसकी फ़ोन की ना फ्लैश लाइट ऑन थी। कॉल पिक करते हुए हेलो बोलते हुए कहता है हेलो विंग, क्या बात है। विंग कहता है अंकल आप कुछ भूल रहे हैं, आपको
याद तो है ना? वांग जी ऐसे तो हालांकि उसे याद नहीं था। फिर वो कहता है विंग। विंग कहता है ओह मुझे लगा ही था आप भूल गए, आज मेरा बर्थडे है अंकल। वांग जी को याद आता है, देन कहता है आई एम सो सॉरी विंग, हैप्पी बर्थडे। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग कहता है "आ, उम, उम, आप आ जाएंगे वही अच्छा रहेगा, मेरा बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा अगर आप फ्री है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे मैं चलता हूँ अंकल। इतना बोल वांग जी कॉल कट कर देता है। वांग जी विंग कॉल कट कर देता है। कॉल स्क्रीन को देखते हुए कहता है ठीक है। इतना बोल वो कॉल को वापस रखकर रेडी हो जाता है। क्रिस आते ही कहता है सर हम घर जा रहे हैं, चार्टर प्लेन रेडी है। वांग जी कहता है ठीक है। धीरे धीरे सामान सब निकाल कर चेकआउट किया जा रहा था। इधर विंग कॉलेज आता है। कॉलेज में सबसे पहले तो अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि आज इसका बर्थडे है, तो क्लास खत्म होने के बाद वो बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएगा। सुबह में जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मिंग्या और सीजन ने उन दोनों ने मिलकर और साथ में सिजुई ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गए थे और सीजन ने थोड़े पैसे दिए थे इन लोगों को पार्टी करने के लिए। अब हमारा विंग जो कि पूरा बैचलर हो गया था, तो वो शाम में अपने दोस्तों के साथ आता है क्लब। क्लब में आकर के सबने अच्छे से ड्रिंक ऑर्डर किया हुआ था और सब लोग क्लब बुक कर लिया था उसने, और जितने भी उसके सर्कल्स के थे वो, तो विंग ने सबको पार्टी थ्रो आउट कर देता है। और इसके बाद वो ड्रिंक लेकर वो दोनों मतलब कि लॉरेंस, नी हिसिंग, विंग, सुजुई सब डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे सुजुई अचानक से किसी से टकरा जाता है। उसके बाल ना गर्दन तक के थे। वो उसे देखते ही उसने एकदम फिदा हो गया था। उसे देखते ही कहता हे। वो शख्स उसे देखकर वहां से भाग जाता है। सुजी कहता है मैंने तुम्हें कॉलेज में भी देखा था, कौन हो तुम? पर तब तक वो शख्स जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ भी वो बस डांस कर रहा था मस्ती में बहुत ज़्यादा। उसके पीछे बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे जो उसके साथ डांस वांस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से विंग उसे गर्मी जैसा फील हो रहा था। वो शर्ट्स को खोल करके और ऐसे ही शर्ट लेस होकर डांस कर रहा होता है। फिर काउंटर पर आकर के जैसे ही उसने एक ड्रिंक ऑर्डर किया था, वो उठाकर जैसे ही लेने वाला होता है, तभी एक लंबा चौड़ा हाथ उस ड्रिंक को उठा करके सारा गटक जाता है और उसके बाद सीधे वो विंग को अपने कंधे पे टांगते हुए वहां से ले जा रहा होता है। सुजी कहता है हे, लेकिन तब तक दूसरा शख्स उसके सामने था, जिसे देखते हुए कहता है अंकल आप यहाँ। और वो क्रिस था। क्रिस कहता है बाबा घर चलने का वक्त हो गया है। सिजय हाँ में सर हिला देता है। क्रिस सारा बिल पेड करके सिजय को लेकर के बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी विंग को कार में लाकर पटक चुका था और उसे देखते ही कहता है तुम। विंग कहता है अंकल वो, और इतना करते ही वो सीधे वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी के कोट पे उल्टी कर देता है। फिर वांग जी थोड़ा साइड होकर के कार के बाहर उसे उल्टी करवाता है। तब तक क्रिस भी आ गया था। वांग जी कोट क्लीन कर रहा था, तो क्रिस आते ही कहता सर ये क्या हुआ? वांग जी कहता कार में बैठो अभी के अभी। इतना बोल वांग जी विंग को अंदर लेकर के संभालता है उसे गोद में, जहाँ पे विंग सटलेस था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। पर वो फिलहाल से कुछ कहता तो नहीं है और कहता घर चलो बताता हूँ तुम्हें मैं। उसके बाद सिजय था, जल्दी से सिजय शर्ट जो मोड़े हुए था वो अंकल को देते हुए कहता ये विंग का शर्ट है। वांग जी अपना कोट जो उल्टी वाला ही था, साफ किया हुआ था, वो विंग के ऊपर डाल करके उसे बाहों में भर लेता है। कार आती है लैन मेंसन। वांग जी विंग को गोद में ब्राइड स्टाइल में कैरी करता हुआ ऊपर लेके चला आता है, जहाँ पे सीजन और मिंगिया क्रिस से और सिजुए से पूछते ये क्या है। सिजुए बोलता है आई एम सॉरी डैड, वो एक्चुअली में आह फिर वो कहता है हम पार्टी करने चले गए थे तो ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे, दैट्स वाई ये हो गया। अब वांग जी ना विंग को विंग के रूम में लाके लिटा देता है। विंग गर्मी के मारे अपना देह हाथ ऐसे छिटक रहा होता है और वांग जी कहता है यहीं रुको अभी आता हूँ मैं। वो वॉशरूम जाता है। अब जो हमारा वांग जी था उसने जो ड्रिंक लिया हुआ था, एक्चुअली में वो ड्रिंक को स्पैक कर दिया गया था और ये बात ना ही विंग को पता था ना ही वांग जी को। वांग जी पानी जब भर रहा था टैवल को ऐसे ऐसे निचोड़ रहा होता है, उसकी बॉडी रिएक्ट होना स्टार्ट हो गई थी और वो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता ओह नो ये ये ड्रग का असर हो रहा है। पर वांग जी फिर भी अपने आप को संभालते हुए बाहर लेकर आता है, कॉल करता है क्रिस को और कहता है कि मुझे शायद से उस ड्रिंक की वजह से असर हो रहा है, मुझे इसका एंटीडोट चाहिए। क्रिस तो डर के मारे हालत ख़राब हो गया था उसका और कहता सर
आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। और वहाँ से बोलकर क्रिस चला जाता है उसके लिए एंटीडोट दवाई लाने के लिए। इधर वांग जी आता है जहाँ पे विंग शर्टलेस था और कोट उतार दिया हुआ था। वांग जी को फिर से गुस्सा आ रहा था और उसे वो ऐसे ना क्लीन विलीन करके बीच में रख देता है, अच्छे से पोंछ पाछ करके कंबल से टक कर देता है। फिर वांग जी उसके बाद वहाँ से लाइट ऑफ करके अपने रूम में आ जाता है। वांग जी ने अपना शर्ट वर्ट खोल करके बेड पे बैठा हुआ था। तभी धीरे से डोर ओपन होता है। वांग जी कहता है, क्रिस दवाई ले आए, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, जल्दी दो। तभी वो फील करता है कि एक शख्स आते ही उसे किस करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। वांग जी समझ पाता, लेकिन वो शख्स उसे बेड पे पुश कर चुका था और उसे किस किए जा रहा था। उसकी बॉडी से जो स्मेल आ रही थी, उसे स्मेल को स्नीफ करते हुए बोले जा रहा था। वांग जी फटक से उसे पलटते हुए जब देखता है और कहता, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं जानता हूँ आप आप दर्द में हैं, है ना? मैं महसूस कर सकता हूँ अंकल। मैं इस दर्द को कम कर दूँ? वांग जी कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, जाओ यहाँ से। विंग कहता है, एक्चुअली में उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया गया था, मैंने देखा था और मैं वो सच में लेना चाहता था क्योंकि मैं। वांग जी उसका गला दबाते हुए कहता, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं खुद से। वांग जी कहता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? हाँ, खुद से कैसे करते? तुम जानते हो कितना दर्द होता है, कितनी तरफ होती है, कितनी बेचैनी होती है, तुम क्या जानो, अंदर से बॉडी छलनी हो जाता है। वांग जी कहता है, आई एम तो सॉरी मुझे। विंग कहता है, मुझे लगा बस मैं खुद को प्लेजर फील कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, पर, पर मैंने भी मैं आपकी मदद करता हूँ ना। वांग जी कहता है, दूर हटो, इतना बोल वांग जी विंग को उठा के बिठाकर बाहर खींच देता है, पर विंग दरवाजा बंद कर देता है पक्का से। अंदर सीधे उसके गोद में चढ़ जाता है। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। विंग कहता है, मैं जानता हूँ आपको अभी जरूरत है और मैं पीछे नहीं हटने वाला, इतना बोल वांग जी के नेक एरिया पे विंग कस के बाइट कर देता है। देन उस बाइट को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी के मुंह से एक लंबा ग्रॉल एंड देन उसे अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे करके उसके थाइस को स्क्यूज कर रहा था क्योंकि विंग अभी भी उसकी गोद में था। एंड देन उसके बाद उसे बेड पे पटकते हुए कहता है, विंग तुम भूल गए हो मैं तुम्हारा। वांग जी कह इतना बोलना हुआ ही था तो विंग कहता है, 1 2 3 4। वांग जी ना बेड पे ऐसे ना पसर गया हुआ था क्योंकि पूरा दवाई असर कर गया था और वांग जी ना बस अपनी बॉडी को ना ऐसे न छोड़ रहा होता है। फिर कहता है, मैं जानता हूँ आप जानते हैं कि मैं हूँ आपके सामने में, बट फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ अंकल, ये सब मेरी वजह से हो गया। आई एम सो सॉरी, इतना बोल विंग कमांड लेता है। वांग जी के पूरे बॉडी को धीरे धीरे टच करना स्टार्ट करता है। टच करते करते उसे एक्साइटेड करता है और वांग जी जो कि उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रग की वजह से वो ओवर हो रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। विंग ने वांग जी के से कान में धीरे से कहा, आपको अच्छा लगेगा। इतना बोल वो अपने कपड़े रिमूव करता है और वांग जी के भी कमरा पूरा अंधेरा कर दिया था। विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था, खुद को राइड कर रहा था, अभी तक उन्होंने इन नहीं किया था। जैसे जैसे वांग जी की ग्रोलिंग बढ़ रही थी, वांग जी का बॉडी ना काम करना बंद कर दिया हुआ था, दिमाग बंद एकदम सुन्न हो गया था। वो पटक देता है विंग को एंड देन सीधे उसके पैरों को इससे स्प्रेड करते हुए अपने आप को कनेक्ट करता है, जिससे कि विंग को बहुत पेन हो रहा था। पर हाँ, वो भी एक्साइटेड था जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पर वांग जी विंग को कबर्ड से एकदम चिपका देता है और अपने आप को उसके ऊपर थ्रो आउट करते हुए कंटिन्यूअसली, क्योंकि वांग जी का दिमाग हैंग हो चुका था। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, बस सिवाय इसके कि वो अपने आप को शांत करना चाहता था। विंग के साथ वो इंटीमेट हो रहा था। विंग ये सब कुछ जब कर रहा होता है, पहले तो उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बाद में वो बहुत टाइम से, अब एज भी हो रही थी बच्चे की, बच्चे के सर्कल्स में ऐसे होते हैं तो मूवीज या सीन्स वगैरह देखने के साथ ही विंग के दिल में ऐसे थॉट्स आने लगे थे। और खास करके वो जब वांग जी के बॉडी को देखता तो और भी ज़्यादा। दैट्स वाई जब उसने सुना वांग जी को फ़ोन पे बात करते हुए, क्रिस को दवाई लेकर आते हुए, विंग आधा होश में ही था। वो लड़खड़ाते हुए आके खड़ा हो गया। उसने 5 मिनट इंतजार किया कि क्रिस आएगा, दवाई दे देगा, चला जाएगा, तब वो जाएगा। लेकिन जब वो नहीं आया तो विंग से रहा नहीं गया। वो आ करके सीधे हिम्मत जुटाते हुए उसने किस किया
क्योंकि वो अपने अंकल को एडमायर करता है। तब से जब 17 साल का था और अंकल ने उसे वॉच लाकर दिया था और उस समय विंग बहुत खुश था। वो वॉच लेकर अपने कमरे में आकर उसे चालू करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। फिर वो जब उसे ठीक करने के लिए वांगजी के रूम में आया तो वांगजी उस समय टॉवल रैप्टा मार करके एकदम स्टाइल मारते हुए गीले बालों को ड्रायर से सुखा रहा था। मिरर से उसकी फ्रंट की बॉडी बैक से वांगजी की बॉडी देखकर विंग को पहली बार एहसास हुआ कि उसे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। उसे बाकियों में नहीं, उसे अपने ही अंकल में इंटरेस्ट है। ये बात विंग के दिमाग में आते ही वो वहाँ से उल्टे पैर भाग जाता है। खुद को ब्लेम कर रहा था कि वो क्या कर रहा है। पर धीरे धीरे करके विंग को वांगजी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया था। वो जानबूझकर उसके गोद में बैठ जाता, उसे गले लगा लेता, उसके गोद में सो जाता, उसके गोद में बैठकर खाता या कुछ भी ऐसा नाटक जो उसे उसके करीब ले जाए। वांगजी को लगता कि विंग अभी भी बच्चों वाली हरकतें इसलिए करता है क्योंकि वो अपने मॉम डैड को मिस कर रहा है। लेकिन वांगजी बीच बीच में उसे टोकता था कि अब तुम बड़े हो गए हो, इस तरह से तुम बिहेव नहीं कर सकते हो, मुझसे दूर रहो, एक्सेट्रा जैसी चीजें। लेकिन विंग को उससे फर्क नहीं पड़ता और आज फाइनली विंग ने अपनी हदों को पूरा समेट कर थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ था। फाइनली जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, वांगजी विंग के ऊपर था। वो फटक से उसके ऊपर से उठकर वॉशरूम चला जाता है एंड देन नहाने लगता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ये नहीं करना चाहिए था। विंग वो समझ गया था कि वांगजी को बहुत गुस्सा आया हुआ है, दैट्स वाई वो चुपचाप से उठता है और अपने आप को क्लीन करके कपड़ा ले करके वो अपने रूम में आ जाता है और वो वॉशरूम में था। एक तरफ जहाँ विंग था, दूसरी तरफ वांगजी था। वांगजी कहता है ये क्या किया मैंने, उस बच्चे को आज तक मैं बड़ा करके लाया और आज मैंने उसका फायदा उठाया। ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। मैं अपनी ही नजरों में इस तरह से नहीं गिर सकता। वही दूसरी तरफ विंग खुद से कह रहा था, मैं जानता हूँ अब मेरे बायोलॉजिकल अंकल नहीं है, ना ही मेरे फैमिली मेम्बर है, बट फिर भी आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है अंकल। लेकिन मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपको एडमायर करता हूँ, बचपन से आपके जैसा बनना चाहता था। लेकिन जब से मैंने आपको देखा है, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं आपको इमेजिन करता था अपने ऊपर, अपने सपनों में, सपनों के राजकुमार के तौर पे। ऐसी कहानियाँ बस कहानियाँ कहानियाँ होती हैं, पर इस कहानी को मुझे सच करना है और मैंने किया। मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। ये बोलते हुए विंग अपने आप को ऐसे अच्छे से मलते हुए नहा लेता है और आकर सो जाता है। पर वांगजी वो इतना ज़्यादा गिल्ट में चला गया था। वो सुबह 5 बजे ही उठ जाता है, मेडिटेशन करता है, काम वाम करके 7 बजे ही ऑफिस निकल जाता है। जब विंग रेडी होकर के वांगजी के रूम में आता है तो वांगजी नहीं था। अब विंग समझ गया था कि कल रात को जो उन दोनों के बीच में हुआ है, दैट्स वाई वांगजी उसे अवॉइड कर रहा है। तो विंग सोचता है कि सही समय देख करके उससे वो बात कर लेगा। ऊपर से कल उसका बर्थडे वाला डे भी था तो अंकल ने उसे प्रेजेंट नहीं दिया। वही वांगजी ऑफिस आकर के काम में मगन था। क्रिस जब 9 बजे आता है तो वांगजी को देखकर शॉक्ड और कहता है, सर आप इतनी जल्दी काम भी करने आ गए। वांगजी कहता है बहुत सारा प्रोजेक्ट है ना, चलो काम पे लग, बकवास बंद करो। तो क्रिस कहता है सर आपने प्रेजेंट दे दिया बाबा को। वांगजी के हाथ रुक जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि हाँ परसेंट, पौधे परसेंट, कुछ और ही गड़बड़ हो गया। फिर वो कुछ नहीं बोलता, कहता जाओ जाओ के मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। क्रिस तो वांगजी का वॉइस ही सुनकर भाग गया था। उसके बाद विंग अच्छे से रेडी होकर के जब वो मुंह बनाते हुए नीचे आता है तो सुजय कहता क्या हुआ तुझे। विंग के ऐसे लंगड़ाती हुई चाल देख करके सुजय कहता तेरे कमर को क्या हुआ, कल अंकल ने तुम्हें बहुत पीटा क्या। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता मैंने इतना सारा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया था, उन्होंने मुझे टांग दिया ऊपर खूंटे में। तो सिजुए हंसने लगा था। मिंग कहता है अरे ये लो पेन किलर मैं दे रहा हूँ, क्या सच में उसने तुम्हें बहुत मारा। तो विंग कहता है नहीं थोड़ा सा मारा बस, ज़्यादा नहीं। और वो झूठ बोल देता है। मिंग को सच में लग रहा था कि कहीं वांगजी ने इसको पीटा तो नहीं होगा। सीजन कहता है रुको मैं ऑफिस जाकर उससे बात करता हूँ, वो तुम पे ऐसे हाथ कैसे उठा सकता है। विंग कहता है सही कहा, वो मुझ पे ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हैं, और सुबह सुबह तो बिना बताए ही भाग गए। सीजन कहते कोई बात नहीं मैं उससे बात कर लूँगा। फिर वो लोग नाश्ता करते हैं। सुजय और विंग दोनों कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज में सुजय जैसे ही वो लोग कार से बाहर निकल के जा रहे थे और वो फिर से उसी टॉम बॉय लड़का को देखता है, जिसे देखकर सुजय कहता ओ गॉड ये फिर मिल गया मुझे। विंग कहता कहाँ जा रहा है, कहता अभी आया। इतना बोलकर उस टॉम बॉय के पीछे वो भाग जाता है।
जहाँ पे वो टॉम बॉय भागते हुए जा रहा था और विंग सॉरी सिजोई उसके सामने आते हुए कहता हाय, हम फिर मिल गए। तुम उस क्लब में मैंने तुम्हें देखा, तुम गायब क्यों हो गए और वहाँ क्या कर रहे थे? वो टॉम बॉय उसे देखता और कहता है हे, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सिजोई कहता नहीं तो, मैं तो तुमसे बस फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, क्या कोई परेशानी है? टॉम बॉय कहता है तुम जानते हो ना मैं बाइसेक्सुअल हूँ। तो वो कहता है तो क्या हो गया, मेरे डैड और मेरे मॉम, आई मीन कि मेरे डैड, दोनों डैड ही है मेरे पास, और मैं मेल चाइल्ड प्रेग्नेंट से हुआ वो बच्चा हूँ, तो हमारी फैमिली थोड़ी यूनिक है। वो कहता है ओह अच्छा ऐसा क्या, फिर हाय मेरा नाम जिलिंग है, जिलिंग ताई है। तो वो कहता ओह मेरा नाम लैन सुजोई है। इतना बोल दोनों एक दूसरे का हैंडशेक करते हैं। विंग कहता है लो अब इसके भी पार्टनर्स हो गए, पर मैं इसे कैसे बताऊँ, मैं अपने अंकल को लाइक करता हूँ यार, मेरे को तो चप्पल पड़ेंगे यार घर में सबसे। आह और इतना बोल विंग कसमकस करता हुआ आके बैठ जाता है। लॉरेंस कुछ चीज़ों को हैक करके और ये कर रहा होता है तो विंग उसके पास आके बैठा हुआ था। उसे देखते हुए कहता है आज तुम किसको हैक कर रहे हो? कहता है कुछ नहीं, बस एक कंपनी है वी कंपनी, मैं उसी कंपनी को हैक करके डाटा चेक कर रहा हूँ। विंग कहता है अपने मन में ये मेरी कंपनी क्यों हैक कर रहा है? फिर कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लॉरेंस कहता है इस कंपनी में मेरे डैड ने बहुत सारे पैसे लगाए थे, पर जब से इस कंपनी का ओनर मर गया है तब से वो पैसे आज तक हमें रिफंड नहीं किए गए हैं, और मेरे डैड ने कितने सारे फ्रेंचाइजी खोलने के लिए पैसे लगाए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में इसके ऑनर्स के कुछ लोगों ने मिलकर सारे प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया, और अब इस कंपनी को 2 लोग चलाते हैं। पैसे कौन दे समझ नहीं आता है, इसलिए मैं पैसे निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। विंग को आइडियाज़ आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और तुम अपने बदले में पैसे भी निकाल सकते हो। तुम ये पता लगा सकते हो कि इनका मर्डर कैसे हुआ था? तो लॉरेंस कहता है ये तो मुश्किल है, पर कोशिश करता हूँ। विंग कहता है डील डन, अगर तुमने लगा लिया तो मैं तुम्हें पक्का पैसे दूंगा। लॉरेंस उसकी हाँ में हाँ मिला देता है, देन उसके बाद वो काम पे लग जाता है। विंग कहता है आखिरकार अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने मॉम डैड के कातिल को सबक सिखाने का चांस तो मिलना चाहिए। ये बोलते हुए विंग उसे काम दे करके पढ़ने के लिए बैठ जाता है। जब वो घर आता है तो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो सोचता है वो वांगजी से पूछेगा। रात के टाइम पे जब वांगजी घर आता है तो विंग ना उसका वेट कर रहा था, पर वांगजी आता है हॉल से सीधे अपने रूम में चला जाता है। विंग कहता है लगता है अंकल अभी भी नाराज है मुझसे, इसलिए वो अपना सारा बोरिया बिस्तरा समेट करके किताब और कॉपी ले करके उसके पीछे रूम में आता है, जहाँ पे वांगजी अपना कपड़ा उतार ही रहा होता है। विंग आते कहता अंकल। वांगजी फटाक से कपड़ा सही करते हुए मूर्ति कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। विंग कहता है ओ उप्स आई एम सॉरी, वैसे मुझे कुछ पूछना था। जल्दी से ना टी शर्ट डाल लेता है अपने ऊपर, एंड देन कहता है बोलो क्या बात है। विंग ना वो कॉपी ऐसे बढ़ा देता है, कहता है ये वाले सवाल मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, आप बता दोगे क्या? वांगजी कहता है नीचे जाओ मैं आता हूँ। विंग कहता है ओके ठीक है। इतना बोल वो वापस से जब जाने ही लगा था तभी अचानक से रुक जाता, कहता अंकल। वांगजी टावल खोलने वाला था, कहता हाँ। विंग उसके पास आता है और उसे देख रहा होता है। वांगजी कहता है जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। विंग कहता है अंकल आप मुझसे नाराज है क्या? आप मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। वांगजी उसे नजरें चुराते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। विंग कहता है अगर आप उस रात वाली बात सोच रहे हैं तो उसे भूल जाइए ना, एक हादसा समझ के। वांगजी तो हाँ करके विंग को देख रहा था और कहता विंग। विंग कहता है अंकल वैसे एक बात बोलूं? तो वांगजी कहता मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर हाँ आप मेरे अंकल नहीं लगते हैं। दूसरी बात ये कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, तो अब तो मैं आपसे शादी भी कर सकता हूँ ना। इतना बोल विंग वहां से भाग जाता है। भाई साहब वांगजी टावल पकड़े हुए विंग को करके देख रहा होता है, एंड अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या बोल के गया ये। और इधर भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में जाके बेड पे जाके पिल्लों में ना मुंह डाल के एकदम चिल्लाता है कस के, और पैर ना ऐसे पटक रहा होता है। कहता है गॉड मैंने बोल दिया आह। तभी वहां पे सिजवे आते हुए कहता है विंग विंग। विंग कहता सिजवे कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो कहता क्या हुआ? फिर सिजवे कहता मुझे वो टॉमबॉय पसंद आया, पर वो पटाओ कैसे? तो विंग कहता है सिंपल, देखो अगर वो नहीं मान रहा है तो तुम उसे अपनी बाहों में ले सकते हो, उसे किस कर सकते हो, उसे हक कर सकते हो, एंड देन एक्सेट्रा चीज़ें।
सीजे कहता है हमारी बात भी नहीं हुई है और अगर मैं ऐसा करने जाऊंगा फिर उसके फ्लाइंग चप्पल मेरे सर के ऊपर आके पड़ेंगे। तो फिर विंग कहता है ये भी है। फिर वो कहता है हम उसे लेटर्स दे सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ पटाने में। भाई साहब वांग जी जो कि विंग को ढूंढते हुए आ रहा था, पहले वाला तो कुछ नहीं सुना, लास्ट वाला लाइन सुनते ही कहता विंग। विंग और जो दोनों खड़े हो जाते हैं, कहते जी अंकल। वांग जाते हुए कहता है किसे पटाने की बात हो रही है? हाँ हमारा वांग जी जल गया था भाई। तो सीजे कहता है मैं चलता हूँ, इतना बोल भाग जाता है। विंग कहता है मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। वांग जी उसके राइट हैंड को पकड़ते अपने सामने खड़ा करता है, वो तो हिल डुल के मिल्क शेक बन गया था। एंड देन कहता है बताओ किसे पटाने की बात कर रहे थे? हाँ विंग कहता है आपको नहीं लगता कि मेरी एज हो गई है अंकल? एंड वांग जी कहता है थोड़ी देर पहले वो तुम थे ना जो मेरे पास होमवर्क लेकर आए थे? विंग को याद आता है, कहता है हाँ पर आप बिजी लग रहे हैं तो मैं कल कर लूंगा, मैं जा रहा हूँ। वांग जी विंग को खींच कर बिठाता है, कहता है बैठो यहाँ पे। फिर वांग जी आकर के उसके बगल में बैठ जाता है, कहता है बताओ क्या पूछना था? विंग वापस से बुक्स खोल करके रख देता है, देन पूछता है ये वांग जी वो सारे सवालों को देखकर टिक मार्क लगा रहा होता है, जहाँ पे वांग जी जिसके थोड़े थोड़े बाल अभी भी गीले थे पर बहुत ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग लग रहा था। विंग ना ऐसे बैठा हुआ था, मतलब एक पैर नीचे था, एक पैर ऐसे मोड़ के और दोनों हाथ ना बीच में था। तब और वो ना वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी को जब एहसास होता है कि विंग उसे घूर कर देख रहा है, उसके चेहरे पे छोटी सी एक टिच वाली स्माइल थी जो कि सिर्फ वांग जी को ही पता था। उसके बाद वो होमवर्क ऐसे पूरा टिक्स लगा देने के बाद कहता है लो ये हो गया। इतना बोलकर जब वो जाने लगता है तो विंग वांग जी का हाथ ना अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है, जहाँ पे वांग जी उसे नहीं देख रहा था, बस वो खड़ा था। विंग कहता है आप मुझसे नाराज है क्या? वांग जी कहता है किस बात के लिए? तो विंग कहता है क्या आप मुझे मार डालेंगे? वांग जी कहता है हाँ अगर कोई और होता तो अभी तक उसकी लाश भी नहीं मिलती। तो दूर रहो और दोबारा से ये सारी हरकतें करना बंद करो। विंग सामने आ जाता है और कहता है पर मैं मैं आपको वो। वांग जी कहता है विंग तुम अभी बच्चे हो। विंग कहता है ठीक है फिर मैं बॉयफ्रेंड बना लूंगा, फिर आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? इतना बोल विंग गुस्से के मारे वांग जी क्या बाहर जाएगा यही तमतमाते हुए छत पे चला जाता है। वांग जी दांत पीसते हुए कहता विंग नीचे आओ, विंग नीचे आओ। सीटी से उसे आवाज लगा रहा है पर विंग ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। सीजन पीछे से आते हुए कहते क्या हुआ वांग जी, वो इतना नाराज क्यों है? वांग जी कहता है नथिंग, बस ऐसे ही। मैं नीचे जा रहा हूँ। इतना बोल वो नीचे चला आता है। यहाँ सीचन कहता है अब इन दोनों को क्या हुआ, ये बच्चे की तरह लड़ क्यों रहे हैं? तभी मियांग कहते हैं बाद में हम बात कर लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, चलिए नीचे। इतना बोल वो लोग नीचे आ जाते हैं। विंग जो कि कॉर्नर के पास जाके बैठा हुआ था, रो रहा था और कहता है मैंने हमेशा से आपको एडमायर किया है, मैं आपके जैसा बनना चाहता था, सच में मैं आपके जैसा ही बनना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको लाइक करने लगूंगा। आखिरकार सारे अरमान आपने मुझे जगाए, मैं आपकी बॉडी देख के अट्रैक्ट हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार बस एक आह, अंकल मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या हम नहीं हो सकते? मुझे आपके बिना नहीं रहना। मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया और जब से होश संभाला मैं आपके साथ हूँ और मैं आपसे नहीं जाना चाहता था, बट अगर आप मुझे नहीं चाहते तो फिर ठीक है। इतना बोलते हुए रिंग ना तमतमाते हुए नीचे आता है, रेडी हो जाता है और जब वो जाने लगता है वांग जी भी ना नीचे आके स्टडी में चला गया हुआ था। मीगा कहता है विंग कहाँ जा रहे हो? विंग विंग कहता है अंकल मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल वो बाइक निकालता है और वहां से जैसे ही जाने को होता है वांग जी आते हुए आवाज लगाता है विंग कहाँ जा रहे हो? विंग बस उसे देखता है गुस्से में, हेलमेट मुंह में डालता है फेस पे, एंड देन चालू करके निकल जाता है। वांग जी दांत पीसते हुए अंदर आता है, कॉल करता है क्रिस को और कहता है इसका लोकेशन ट्रेस करो। फिर उसके बाद वो सिजू को बुलाता है। सिजू के ऊपर तो मानो तलवार लटका हुआ था और पूछता है कहाँ गया है विंग? अब सिजू को खुद नहीं पता भाई वो किधर गया है। वो कहता पर अंकल मुझे नहीं पता। तो वांग जी ना एक हाथ मारता बैंड जहाँ पे सीचन कहते वांग जी कर क्या रहे हो? सिजू डर जाएगा। वांग जी कहता है आई एम सॉरी। फिर वहां से
वो फ़ोन लेकर के अपने रूम में आते हुए क्रिस को कॉल करते हुए कहता, पता चला वो कहाँ गया? तो जो क्रिस था वो कहता, सर नहीं, वो बस हाईवे पे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। अब इधर जो विंग था ना, वो सीधा अपने घर आया था, वही घर जिसे इन लोगों ने बेच दिया हुआ था। अब वो तब से बंद ही पड़ा था विंग। उस पैलेस के सामने में ना खड़ा था, बहुत बड़ा गेट, क्योंकि वो पैलेस भी काफ़ी खूबसूरत था एक ज़माने में। विंग उस गेट के ऊपर से ना कूद के अंदर जाता है। पूरा जाला-ताला लगा हुआ था और गार्डन के फूल वगैरह भी ना कभी-कभी कोई-कोई आकर देखभाल करके चला जाता था। थोड़े ठीक-ठाक हालत में था विंग। उस गेट पे ताला था, इसी वजह से खिड़की को खोल के अंदर कूद जाता है। धीरे-धीरे से उस घर को देख रहा था जहाँ पे विंग का बचपन बीता था। विंग को ना बहुत बुरा लग रहा था। अब बहुत रोना भी आ रहा था उसे। वो चाह रहा था कि अपने इस घर को ठीक करे, यहाँ पे वो वापस आए, अपने मॉम-डैड के कातिलों को ढूँढे, सबको ढूँढ कर के वो ख़त्म कर दे। वो अपने रूम में आता है, जहाँ वो बचपन में रहा करता था। सारे खिलौने, उसका बेड, वैसे ही थोड़ा गंदे हालत में था, मैला-कुचैला सा, बिखरा हुआ, इस तरह से, लेकिन सब था वैसे ही। हिंग वहाँ पे जाके बैठ जाता है एंड देन फ़ोन निकालते हुए कहता है, लॉरेंस, कुछ पता चला क्या? लॉरेंस कहता है, इतनी रात को कॉल कर रहे हो? हिंग कहता है, हुँ। कहता है, एक का पता चला है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। फिलहाल से मैं भेज रहा हूँ। जब वो देखता है तो हिंग कहता है, ओह! तो ये। फिर वो कहता है, ठीक है, इसका बायोडाटा पूरा निकाल के देना तो। फिर इतना बोल विंग फ़ोन कर। वो काफ़ी थका हुआ भी था, तो उसी बेड पर वो सो जाता है। अब इधर वांग जी, 9 बज गया था विंग, 10 बज गया, 11 बज गया, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आया। क्रिस उसे मैसेज कर देता है कि सर, इसका ओल्ड हाउस का लोकेशन दिख रहा है। वांग जी अब ना चाहते हुए भी कार निकालता है, अंदर उसे लाने के लिए निकल जाता है। जब वो लोग वहाँ आते हैं तो मेन फ्रंट बंद था, पर विंग की बाइक वहीं थी। वांग जी दरवाज़ा तोड़ने के लिए क्रिस को कहता है। वो क्रिस दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आता है तो मेन गेट भी बंद। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था ये लड़का किधर से अंदर गया। उसे भी तोड़ करके पहले तो पूरा घर को चेक किया जाता है, आवाज़ लगा रहा था। विंग सोया हुआ था, इस वज़ह से आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। जब वांगजी एक रूम खुला देखता है तो क्रिस और वो दोनों भाग कर आते हैं, जहाँ पे विंग उस बेड पे, छोटा सा ही बेड था, पर उस बेड पे ना ऐसे जो चौकी मुक्की खोकी मार के सोया हुआ था। वो सोते ना छोटा बच्चा, जैसे वो हाथ को एकदम पैर में घुसा के और घुटने को एकदम चेस्ट तक ला करके, तो वैसे ना वो सोया हुआ था। हम जी उसके पास आकर उसे पहले उठाते हुए कहता, विंग विंग विंग। विंग नींद में कहता, अंकल मुझे सोना है। राम जी को थोड़ी-सी राहत होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? उठो, अभी उठो। पर विंग तो बेचारा नींद में था, पर वांग जी उसे उठा-पुठा कर बिठा देता है और कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, हाँ? एक तो बिना बताए घर से बाहर निकल के चले आए हो, ऊपर से यहाँ आकर ये नाटक करके रखे हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, हाँ? मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है तुम्हारे साथ। विंग सब कुछ सुन लेने के बाद खड़ा होते हुए कहता है, अंकल मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब आप चिल्लाना बंद कीजिए वरना आपकी बीवी बढ़ जाएगी। इतना बोल कहता है, प्लीज़ अंकल मुझे घर जाना है। और इतना बोलने के साथ ही वो उसके गले जैसे ही लग रहा था, भाई साहब वांग जी उसे खींचता है, अपने कंधे पे उठाता है, अंदर लेके आ रहा होता है। क्रिस ऑलमोस्ट उसे पकड़ने वाला था, लेकिन उसे पहले क्युक विद इन अ सेकेंड वांग जी ने उसे झटका देके खींचा था। जहाँ पे क्रिस कहता है, सर ऑब्सेसिव हस्बैंड की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? फिर वो उसके पीछे आ जाता है और गेट खोल देता है, जहाँ पे वांग जी गुस्से में उसे फेंक देता है और खुद भी बैठ जाता है। वांग जी उसे कहता है, विंग। पर विंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो दूसरी तरफ फेस टर्न कर लेता है। वांग जी भी कुछ नहीं बोलता है एंड देन कार वापस से लाइन मेंशन आती है। क्रिस कार को पार्क कर देता है, वांग जी और विंग दोनों कार से बाहर निकलते। विंग तमतमाते हुए अंदर चला जाता है। वांग जी उसे कह देता है कि कल सुबह किसी को भेज के बाइक मंगवा लेना। क्रिस हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे भी अब सोने जाना था। अब इधर विंग अपने रूम में आकर के चहल रहा होता है और गुस्से के मारे दांत पीस रहा होता है। कहता है, मैंने इन्हें अपनी दिल की बात बताई तो ये सुन नहीं रहे हैं, ठीक, और मुझे अपने मन से कुछ करने भी नहीं दे रहे हैं। आज तो फैसला करके रहूंगा मैं। ये बोलकर वो जैसे पलट के जाने वाला होता है, पांग जी वहाँ पे खड़ा था गेट के पास लग के और कहता है, क्या क्या है फैसला तुमने, जरा मुझे भी तो बताओ। विंग ऐसे ना गुस्से में था ही बहुत ज्यादा, कहता है, हाँ मैंने फैसला किया है,
मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा और दूसरी बात ये कि अब मुझे अपनी कंपनी खुद चलानी है और तीसरी बात ये कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। हाँ जी, दोनों तो पहले सुन चुका था तो ठीक-ठाक ही लग रहा था उसे, हालाँकि बहुत ज़्यादा रिस्क था। लेकिन तीसरा सुनते उसके पास आते उसका गला दबाता है और कहता है, "क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? याद है तुम्हें जब तुम 8 साल के थे तब मैं तुम्हें लेके आया था, वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, तुम्हें भी मारने वाले थे। ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने उस डेड बॉडी लिस्ट में तुम्हारा नाम ऐड कर दिया, तो सारे लोग शांत बैठे हुए हैं। कल के दिन अगर पता चला ना कि वी एम्पायर का हायर जिंदा है, सबसे पहले वो तुम्हें उठाएंगे, मार डालेंगे, तुम्हारी डेड बॉडी किसी को मिलेगी भी नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, हिंग कहता है, हाँ तो मार डालने दीजिए, इससे तो अच्छा है ना। और ना, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। फंगजी कहता है, और वो क्या है? हिंग कहता है, क्यों बताऊं? इतना बोल उसका हाथ हटाते हुए चुपचाप से जाके सो जाता है। पांगजी को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था भाई इस एज के बच्चे को कैसे बनाया जाए। अब वो आवाज लगाते हुए कहता, विंग विंग मेरे पास आओ, टॉक टू मी, मुझे बात करनी है। पर विंग घंटा सुन रहा था, वो तो आंखें बंद कर दिया हुआ था ढीठ की तरह। अंदर खुद से कहता है, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। उसके बाद वो वापस से अपने आप को रिलैक्स करता हुआ वांगजी अपने रूम में आके बैठ जाता है। पर वांगजी के दिमाग में चल रहा था दूसरा उपाय। अब वो क्या है? उसके दिमाग में बार बार ना यही घंटियां बज रहा था। अगले दिन एज यूजुअल विंग कॉलेज जाता है। कॉलेज से आने के बाद वो ललन से पूछता है कि क्या कुछ पता चला। वो कह देता है हाँ। फिर इसके बाद विंग वहां से जब जा रहा होता है तो मीहे से मुझसे कहता है, बड़ी ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस एक काम है, खत्म करके आता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो सीधे वी एम्पायर के लिए निकल जाता है। वहां आने के बाद वो लॉन्ज एरिया में बैठा हुआ था, जहाँ पे वो ऊपर जाने के लिए रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि उसे ऊपर जाना है, मिस्टर जांग हेमयांग से मिलना है। पर जो कि विंग एक नॉर्मल स्टूडेंट बॉय था, उसके पास कोई ऐसा डिग्री है ऐसा कुछ था नहीं जिसे जाने दिया जाए, लेकिन उसे ऊपर कोई भी नहीं जाने देते हैं। विंग 2-3 बार बोलता है लेकिन उसे कोई नहीं जाने दे रहा था। तभी वहाँ पे एक शख्स आते हुए कहता है, क्या तुम विंग हो? विंग उसे देखता है और कहता है, आप कौन? वो कहता है, मेरे साथ चलो बाहर। उसे लेकर के कैफेटेरिया में आता है और आते कहता है, हाय, मेरा नाम जांग चेंग है, मैं मिस्टर जांग फेमियांग का बेटा हूँ। विंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है, कका आप? जांग चेंग कहता है, कका? वो कहता है, एक्चुअली मैं, हाँ, हाँ, क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बस आपके डैड से मिलना चाहता था। तो वो कहता है, और वो क्यों? विंग कहता है, क्योंकि मुझे जानना है कि आखिरकार इस कंपनी में क्या हो रहा है और मुझे अपनी कंपनी वापस से अक्वायर करनी है। इतना सुनना हुआ ही था तो जंग सिंह कहते हैं, तुम्हें मिस्टर वांगजी ने कुछ कहा नहीं? तो वो कहता है, क्या मुझे क्या कहना चाहिए था? वो कहता है, देखो विंग, अभी सही समय नहीं आया है, पर जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी और जिसके तुम हकदार हो वो सब मिल जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि किसी की नज़र तुम पे पड़े। तो विंग कहता है, इसमें क्या है? तो वो कहता है, लेकिन मैं वो जांग चेंग उसे कहता है, कॉफ़ी फिनिश करो और घर जाओ। विंग वो तो शॉक्ड ही हो गया था क्योंकि जियांग जेंग भी उसे ऑर्डर ही दे रहा था। फिर विंग चुपचाप से कॉफ़ी को गुरगुर करके पी जाता है एंड वहाँ से वो निकल जाता है। उसके निकलते ही जियांग जेंग मिस्टर लैन वांगजी को कॉल करता है। वांगजी कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो। तो जियांग जेंग कहता है, आपको पता है विंग कंपनी आया था और वो डैड से मिलना चाहता था। तो वांगजी कहता है, ओह, तो इसका सेकेंड प्लान ये था। फिर वो जियांग जेंग से कहता है, थैंक यू सो मच, उसे घर भेजो। विंग सोच रहा था वो ऐसे तो नहीं जाएगा, खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसलिए वो वापस से सारा बायोडाटा चेक करता है। देन कहता है, ये ना सही तो ये सही। इतना बोलने के साथ ही वो सीधे क्लब के लिए निकल जाता है। हालांकि उस क्लब में उसे एंट्री तो मिल नहीं रही थी, पर विंग को बहुत सारे पैसे खर्च करके बाउंसर्स को पटाना पड़ा था और साथ में उसे थोड़ा सा तिकड़मबाजी भी करना पड़ा था। उसके बाद वो जब अंदर आता है तो अच्छे से पूरा पहले चेकआउट करता है। वो सब कुछ कर लेने के बाद एक ड्रिंक ऑर्डर करता हुआ सीधे वो डांस फ्लोर पे जाता है, डांस करना स्टार्ट करता है। हालांकि ड्रिंक को वो बहुत कम मात्रा में सिप कर रहा होता है। उसके बाद वो इधर उधर देखना स्टार्ट करता है। फिर अचानक से उसी ड्रिंक को ले जाकर एक लड़की के सामने अप्रोच करता है। वो लड़की ऑलरेडी 2-3 बंदों के साथ में घिरी हुई थी एंड देन वो बैठ के बातें कर रहे थे। बिंग उसे इस तरह से बोल्डली उसके पास आता हुआ देखकर वो लड़की उसे कहती है, तुम मुझे अप्रोच कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं बड़ी हूँ।
विंग कहता है, वैसे सच कहा जाए तो मुझे बड़े लड़के या लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अपनी एज के बच्चे तो हमारी जैसे एक्साइटेड होते हैं, पर बड़े लोग थोड़े ज़्यादा मैच्योर होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले। तो क्या आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? इतना बोल वो उसके हाथों को पकड़ के किस कर देता है। भाई साहब, वो लड़की इम्प्रेस्ड हुई थी और कहती है, ठीक है। इतना बोलकर जो भी लोग थे उन लोगों को वहाँ से रफा दफा करने के बाद उसे बगल में बैठने का इशारा करती है। विंग बैठ जाता है और उसके बाद वो उसे पूछता है, तो आप फ्री हैं, मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? वो लड़की कहती है, हालांकि मेरी उम्र तो नहीं है डांस करने की, लेकिन हाँ प्राइवेट में यहाँ पे डांस कर सकते हैं। विंग, व्हाई नॉट, ये बोलकर अपना हाथ देता है बड़े स्टाइल वे में। उसे उठाकर उसके बाद वहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा सा हल्का हल्का स्टेप्स लगा के वहीं पे डांस कर रहा होता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा? विंग कहता है, आप मैच्योर है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, और साथ में मैं आपको अपना सुगर मम्मी बनाना चाहता हूँ। वो लड़की हंसते हुए कहती है, वाह। विंग कान में कहता, मैं बेड में अच्छा हूँ। हालांकि भाई उसने एक्सपीरियंस तो बॉटम वाली किया था, लेकिन यहाँ पे हरकतें वो टॉप वाली कर रहा है। वो लड़की उसे कहती है, ठीक है चलो, और इतना बोल करके वो उसे लेकर के ऊपर वाले सेक्शन एरिया की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे रूम्स वगैरह थे। विंग सोच रहा था, ओ गॉड, ये इतनी जल्दी हाँ कर देगी, अब मैं क्या करूँ? इतना बोलने के साथ ही विंग और वो लड़की ऊपर जा ही रहे होते हैं कि लिफ्ट ओपन होते ही विंग और वो दोनों उसमें जाते हैं। अब वो जो लिफ्ट बंद होता है, एक ही फ्लोर ऊपर गया था कि वापस से वो लिफ्ट ओपन होता है, और जैसे ही ओपन होता है उसमें 3-4 शख्स अंदर इन कर जाते हैं, जिसे देखकर विंग की तो स्पाइन में पूरी लहर दौड़ गई थी। उसके बाद वापस से वो लिफ्ट बंद होता है। एक शख्स उसको घूर घूर कर देख रहा था, और वो कोई और नहीं, हमारा वांगजी था। वांगजी विंग को घूर कर देख रहा था, जहाँ पे वो लड़की विंग के गालों को पिंच करते हुए कहता, बेबी हम जल्दी ही चलेंगे रूम में, है ना? विंग बोल देता है, क्योंकि उसके तो प्राण वान सारे निकले पड़े हुए थे। जैसे वो लड़की बाहर निकलते हुए कहती, कम ऑन। विंग भी जैसे बाहर निकलता है, पंगजी वापस से उसे लिफ्ट में खींच कर उसका मुंह बंद कर देता है, और वापस से वो लिफ्ट नीचे। वो लड़की आधा दूर जाने के बाद जब पलट कर देखती है, हाय ये किधर गया? जब तक वो लिफ्ट को दबा के नीचे आएगी आएगी तब तक पंगजी विंग को उठाकर ले आ चुका था। कार में फेंकने के साथ ही उसके हाथों को ऊपर करते हुए उसका जॉलन ग्रैब करते हुए कहता है, तुम्हें बहुत शौक है, कभी कोई और, कभी कोई और, कभी कोई और। हाँ, शांति से तुमको रहा नहीं जा रहा है एक जगह पे। विंग, हालांकि उसको डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी होता है ना, बिला एक हिम्मत दिखाओ भाई, तो उसकी आंखों में देखते हुए उसे कहता है, क्यों आपको बुरा लग रहा है मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड करने जा रहा हूँ? तो जी, तो ये सुनते उसको दांत ही लग रहा था। अंदर कहता, विंग। विंग कहता है, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मुझे किसी और के साथ जाने नहीं दे रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या है? जी विंग के ऊपर ना गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि कल रात वाली हरकतें वो देख चुका था। वो घर से चला गया था, इसलिए वो अपने गुस्से को ठंडा करते हुए उसके हाथ को छोड़ देता है, बैठ जाता है और कहता है, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि पढ़ाई कंप्लीट करो, दैट्स इट। और ये सारी हरकतें करना बंद करो। विंग कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी बॉयफ्रेंड बनाने का या गर्लफ्रेंड बनाने का हक है। मैं भी किसी के साथ इंगेज्ड होना चाहता हूँ, मैं भी वो सभी चीज़ें करना चाहता हूँ, किस करना चाहता हूँ, मैं रोमांस फील करना चाहता हूँ। हाँ जी, बस उसे घूर कर देख रहा था, बस घूर कर। उसके हाथ टाइट थे, अब वो बस घूर कर देख रहा था। विंग कहता है, मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे ये भी पता है कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप जवाब पूरा नहीं कर सकते तो मुझे किसी और के साथ। वांग जी उसे खींचता है एंड देन उसके लिप्स को काट देता है, किस नहीं करता, गुस्से में बाइट कर देता है एंड देन आवाज लगाता है, क्रिस कार चलाओ अभी के अभी। बेचारा विंग शॉक होकर के अपने लिप्स को ऐसे पोंछते हुए बस वांग जी को देख रहा था। क्रिस उसे लैंडमैन से लेकर आकर कार छोड़ देता है पार्किंग में और कहता है, सर। वांग जी कहता है, तुम जा सकते हो। उसके बाद वांग जी विंग को जैसे जैसे पार्किंग ना नीचे 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 करके शटर डाउन हो रहा था, विंग को अपनी तरफ खींचता है, खींचने के साथ ही किस करना स्टार्ट कर देता है। वो ब्लड ब्लड वाले मेटालिक टेस्ट सभी चीज़ें उसके मुंह में जा रही थी। और विंग के शर्ट के अंदर वांग जी के हैंड्स थे, वो धीरे धीरे करके उसके बॉडी को प्रेस कर रहा था, उसे टच कर रहा था, जहाँ पे विंग एक्साइटेड के मारे मॉन्स भी कर रहा था, पर किसिंग वांग जी ब्रेक नहीं कर रहा था। वो लगातार उसे थोड़ा सा ब्रीथ देते हुए इन और आउट करते हुए किस किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। विंग फुल्ली एक्साइटेड हो चुका था और वांग जी उसे छोड़ते हुए कहता है,
ये है तुम्हारी जनरेशन जो 2 मिनट में ही एक्साइटेड हो जाती है, पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि हम सिंसियर होते हैं इसे लेकर के। हिंग कहता है तो क्या करूँ मैं, हाँ इसे कैसे शांत करूँ अंकल। और दूसरी बात ये कि मैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा किसी न किसी आदमी को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को। इतना बोल वांग जी तमतमाते हुए अपने लिप्स को साफ करते हुए ऊपर रूम में चला जाता है। वांग जी वो भी एक्साइटेड हो गया था पर उसने कुछ बोला नहीं था। वो अपना सर न इस पर टिकाए हुए था और कहता है कैसे सामना करूँ मैं अपने ही भैया भाभी का, जब उन्हें पता चलेगा कि जिस बच्चे को मैंने पाल पोस के बड़ा किया बच्चा मेरे ऊपर। ये सोचते हुए वांग जी वहाँ पे द्वंद में फंसा हुआ था। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके थे और वांग जी उसी कार में था। इधर विंग भी आ गया हुआ था तो सीचर उसे कहते हैं विंग तुम आ गए, कहाँ गए थे, इतने लेट कैसे हुआ। पर विंग कुछ भी नहीं कहता है। जिन कहता है इससे क्या हुआ है। फिर वो सीजे को बुलाकर कहता है क्या कॉलेज में किसी के साथ फाइट हुआ था। तो कहता है नहीं तो डैड, पर 2-3 दिन से इसका मुंह दुखरा हुआ है, ना जाने क्यों। फिर सीजन कहते ठीक है मैं वांग जी से बात करूंगा। और इधर जो हमारा विंग था वो अपने रूम में ना जाकर वांग जी के रूम में आके लेटा हुआ था, जहाँ पे वो लेटा हुआ था और उसने अपना पैंट खोल खोल रखे थे और उसके अंदर हाथ डालते हुए वो वांग जी के जो पिल्लो था ना उसे स्निफ करते हुए खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा था। जब और फिलहाल से वो कोशिश ही कर रहा था, ठीक है। वांग जी जब नीचे आता है वापस से अंदर तो सीचर से कहते हैं वांग जी क्या बात है। वांग जी कहता है गवा मुझे आपको कुछ कहना है, पर मैं अभी आता हूँ। इतना बोल वो विंग के रूम में आता है जहाँ पे विंग नहीं था। वांग जी कहता है ये कहाँ चला गया, मुझे आई थिंक से उससे सॉरी बोलना चाहिए। फिर कहता है ठीक है मैं उसे ढूंढता हूँ। उसके बाद जो अपने रूम के पास क्रॉस कर रहा था उसके कान खड़े हो गए जब उसने धीरे से दरवाजा ओपन किया। विंग को इस हालत में देख कर वो कहता है विंग ये क्या कर रहे हो, दरवाजा बंद करते हुए। विंग कहता है क्या कर रहा हूँ, वही जो मुझे करना चाहिए। मैं मुझे उसके पास आते हुए कहता है ये सारी हरकतें करना बंद करो। विंग कहता है भाई अंकल अब मुझे किसी और के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होने दे रहे हैं, मुझे खुद से सेटिस्फाइड भी नहीं होने दे रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं मैं क्या करूं, हाँ आप मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मम जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। विंग कहता है आप मेरे अंकल नहीं हो, आप मेरे डैड के भाई नहीं हो, आप मेरी मॉम को जानते थे, मेरी मॉम ने आपको पढ़ाया है, दैट्स व्हाई आप उन्हें मानते हो, पर हमारा बायोलॉजिकल कोई रिश्ता ही नहीं है। विंग जी उसे देखते हुए कहता है पर मैंने तुम्हारी कस्टडी ली है विंग। विंग कहता है हाँ तो पूरी लाइफ के लिए ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है। वांग जी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा पिघलते हुए उसे ठीक करके बैठाता है। फिर उसके पैंट्स को देखता है जिसे देखने के बाद कहता है इसे बंद करो। विंग कहता है नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, मुझे वो सभी थिंग्स करनी है। वांग जी उसे उसकी आप को रोकते हुए कहता है वे बस करो बहुत हुआ। विंग कहता है ठीक है फिर आप मुझे मुझे न्यू बॉयफ्रेंड बनाने से रोक नहीं सकते हैं, और अगर आपने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे कभी बात मत करिएगा, समझे ना। मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता अंकल, आप एक नंबर के डरपोक और कायर इंसान है। इतना बोल नहीं वहां से जा रहा होता है। फिर मुड़ते हुए कहता है दूसरी बात ये कि मुझे अपनी कंपनी को अक्वायर करना है, मुझे नहीं पता कैसे, पर आप अरेंज कर देंगे, नहीं तो मैं खुद ही बात कर लूंगा। ये सुनना हुआ ही था तो वांग जी कहता है और तुम क्या करने वाले हो। विंग कहता है मुझे नहीं पता। इतना बोल वहां से वो निकल जाता है। वांग जी तो एक तो विंग से लड़ रहा था अलग, ऊपर से इसकी अलग से सिल्ली वाली हरकतें। वो कॉल करते हुए कहता है सभी चीज़ों को रीअरेंज करो, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो। तो वो हाँ में सर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की ऐसे दांत पीसते हुए कहती अरे यार ये मिला था मुझे इतना अच्छा बेबी बॉय, पर ये पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो भी बेचारी उसका मोह में कर दिया था वांग जी ने, तो वो दोबारा वो वापस से अपने घर चली जाती है। और इधर विंग अपने रूम में आकर शावर के नीचे खड़े होकर के अपने आप को ऐसे पूरा सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा था। पर बीच बीच में वो वांग जी की ना बुड्ढो वाली बातें आ जाती थी जिससे कि विंग इरिटेट हो रहा था। वो वापस से छोड़ देता है, हालांकि उसके हाथ दर्द हो गए थे और दिमाग भी दर्द हो गया था और वो कर भी गा सकता था। फिर वो नहा वहा करके बाहर आ जाता रात ही
ऐसे खींच कर बैठा हुआ था। सुजय उसके पास आता और कहता, क्या बात है? विंग कहता है, एक बात बोलो, तुम्हें झटका लगेगा पर मैं इसे और नहीं छुपा सकता। तो सुजय कहता है, हाँ बोलो। विंग कहता है, मैं अंकल को लाइक करता हूँ। तो सुजय कहता है, अंकल? कौन सा अंकल? फिर वो कहता है, पता ना। फिर वो कहता है, जी अंकल। इतना सुनना हुआ ही था तो सुजय कहता है, हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अंकल को लाइक कैसे कर सकते हो? विंग रोते हुए कहता है, क्यों नहीं कर सकता? हाँ, उन्होंने थोड़ी मुझे पैदा किया है, अ, उन्होंने थोड़ी कुछ ऐसा किया है, उन्होंने तो बस मेरी कस्टडी ली है ना। सुजय कहता है, एग्जैक्टली, हम लोग बचपन से साथ में रहते आ रहे हैं, एंड देन वो गार्जियन है तुम्हारा, फिर तुम। भी कहता है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे उनके साथ नहीं रहना, कोई गार्जियनशिप नहीं निभानी, कुछ नहीं करना। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं गया जो कि बाहर से सारी बातें सुन चुका था। पहले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन फिर भी वो अंदर आता है और कहता है, भीम। भीम ये देखते हैं, कहता है, अंकल आप? भीम कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत। इस एज में अट्रैक्शन होता है, हम जिसे देखते हैं, एडमायर करते हैं, वो हमारे लिए फिजिकल फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो हम उसे लेकर डिजायर्स रखते हैं। ये गलत नहीं है, पर तुम जानते हो ना, वांग जी तुम्हारा गार्जियन है। भीम कहता है, पर मुझे मुझे उनके साथ गार्जियन वाला रिश्ता नहीं रखना। मैं उन्हें एडमायर करता हूँ और मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो मिंग्या कहते हैं, पर ये पॉसिबल तो नहीं है कि तुम उनके साथ रहो, तुम्हारे में एज का भी डिफरेंसेस है ना। भीम कहता है, हाँ तो क्या करूँ मैं? एज का डिफरेंसेस है, रिश्ते में वो मेरे यंग अंकल लगते हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, पर मैं अपने दिल के हाथे मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? महंगा कहते हैं, पहले शांत हो जाओ, हम इस पे बात करते हैं। बीन कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे बस इतना पता है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ, और अगर मैं उन्हें लाइक नहीं कर सकता तो मैं इस घर से जाना चाहता हूँ। महंगा विंग को समझाते हुए कहते, विंग तो तुम जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है ना? मैं जानती हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि हम साथ तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, पर थोड़ा सा वक्त दो, सब सही हो जाएगा। सीजन, इसे संभालो और हाँ, अपना ध्यान रखो। इतना बोल मेंगिया वहां से जाता है नीचे सीजन को बताने के लिए। सीजन जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो वांगजी को आवाज लगाता है। वांगजी आता है, उसके सामने में सर झुकाए हुए था। सीजन कहता है, सब क्या चल रहा है वांगजी? वांगजी कहता है, क्या कहा? मेंगिया कहता है, भिंग तुम्हें लाइक करता है? वांगजी कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता कब से, लेकिन उसने ऐसा कहा। सीजन कहते हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं करता, तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है वांगजी? वांगजी अपना हाथ टाइट किए हुए था और कहता है, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तो सीजन कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि जो उसे बिलोंगिंग है उसे वो लौटा दिया जाए और उसे इस घर से जाने दिया जाए। ये बात सुनते ही वांगजी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वो सीजन को बस देख रहा था ब्लैंक फेस के साथ में, और कहता है, जी ठीक है गा। इतना बोल वहां से वो चला जाता है। मिया कहता है, सीजन ये आप क्या कर रहे हैं? सीजन कहते हैं, वो खुद से लड़ रहा है, उसे पहले खुद को यकीन दिलाना होगा कि वो विंग को लाइक करता है, और जब तक वो खुद को नहीं दिला पाएगा वो इससे बाहर ही नहीं आ पाएगा। सारे सवालों का जवाब उसके पास ही है, और फैसला भी उसी का है, उसकी लाइफ है, उसे क्या चूज करना है वो समझे। तो मिंगिया कहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? सीजन कहता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंग को हमने बचपन से देखा है, और वांगजी मेरा भाई है। विंग से वैसे भी हमारा कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है। विंग की मॉम एक अच्छी प्रोफेसर थी, हर विंग वांगजी उसे कुछ ज़्यादा ही अटैच था, दैट्स वाई वो विंग को अपने साथ ले आया। इसका मतलब थोड़ी था कि वांगजी उसके लिए डिजायर्स नहीं रख सकता है। हो सकता है कि शायद वो अपने किए गए प्रॉमिस की वजह से बंधा हो, पर प्यार सारी जंजीरों को तोड़ देता है, और मैं चाहता हूँ कि वांगजी खुल के जिए। इतने टाइम जोन में मैंने आज तक वांगजी के किसी और के लिए इस तरह से कंसर्न नहीं देखा है, परेशान होते हुए नहीं देखा है, किसी लड़की के लिए भी नहीं। बट आखिरी फैसला उसी का होगा। ये बोलते हुए सीजन मिंगियाओ को समझा देते हैं। इधर विंग जिद पे आ रहा था कि उसे यहाँ रहना ही नहीं है, वो यहाँ से चला जाएगा।
और ये सारी बातें ना विंग के दिलो-दिमाग में जंग पैदा की हुई थी। अब अगले 2-3 दिनों तक ना वांगजी विंग को पूरा अवॉइड कर रहा था। उसके सामने आते हुए भी उसे ठीक से बात नहीं कर रहा था या सीधे ऑफ़िस निकल जा रहा था, उसे कुछ कह ही नहीं रहा था। विंग भी समझ रहा था और वो अपने मन में कहता है, "कोई बात नहीं, आपको अगर मेरे पास नहीं आना है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी आपके पास नहीं आऊँगा, मैं अपना रास्ता खुद ढूँढ लूँगा।" इतना बोलते हुए वो जियांग फेमियांग से मिलने के लिए वापस से कंपनी की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे जियांग जेंग उसे मिलता है और उसे वो देखते हुए कहता है, "विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" विंग कहता है, "मुझे आपके डैड से बात करनी है।" अब जियांग जेंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसे लेकर ऊपर आता है, जहाँ पे जियांग फेमियांग उसे देखते ही कहते हैं, "विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" विंग को तो आश्चर्य हो रहा था कि भाई ये लोगों को पता है कि विंग है ये। फिर वो कहता है, "आप सबको पता है कि मैं वी-इंग हूँ, तो फिर आप सब लोग मुझे मेरी कंपनी दे दीजिए।" इतना सुनना हुआ ही था इतना सुनना हुआ ही था, तो जियांग फैमियांग कहते हैं, "बट विंग तुम अभी उतने सर्टेन एज तक नहीं आए हो कि तुम्हें कंपनी चलाने के लिए दे दिया जाए।" विंग कहता है, "कोई बात नहीं, मेरे अंकल ने भी तो 17-18 साल के एज से ही कंपनी चलाना स्टार्ट कर दिया था ना, मैं भी चला लूँगा।" जियांग फैमियांग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार था। विंग कहता है, "सबको क्यों लगता है कि मैं बच्चा हूँ?" जियांग फैमियांग विंग से कहते हैं, "बैठो बेटा, हम बात करेंगे आराम से। उसके लिए पहले बहुत सारे लीगल प्रोसीजर को स्टार्ट करना होगा। धीरे-धीरे करके तब जाके आपके नाम होगी पूरी की पूरी कंपनी। और ऊपर से आपको पता है यहाँ का जो एमडी है, उसके पास जो अभी करंट सीईओ है, वो अपनी पोस्ट छोड़े तब ना, उसे हटाने के लिए हमें प्लान करना होगा। बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, इतनी आसानी से नहीं होगा।" विंग खींचते हुए बस उन दोनों को देखता है, देन दाँत पीसते हुए वहाँ से निकल जाता है। विंग जब वहाँ से निकल के जा रहा होता है, तो मेमोरियल हॉल के सामने में एक शख्स को खड़ा देखता है, जिसने गॉगल्स वेयर किया हुआ था, बहुत लॉन्ग सा ओवरकोट डाले हुए था, जिसके हाथ में बुके था। विंग अचानक से रुक जाता है और उस तरफ उसके कदम बढ़ जाते हैं। वो शख्स उसकी मॉम डैड के सामने में एक बड़ा सा फूल रखा बुके रख देता है एंड देन कुछ बोल रहा होता है। विंग उसके पीछे से खड़ा होकर उससे आवाज़ लगाते हुए कहता है, "आप मेरे मॉम डैड को जानते हैं क्या?" ये सुनना हुआ ही था, तो वो शख्स अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए सामने देखता है, जहाँ पे विंग खड़ा था। बहुत ही खूबसूरत सा, पतला, दुबला, फ्रिजाइल बॉडी वाला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑरा के साथ में। वो शख्स अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कहते हैं, "तुम मिस कांगसेसरन के बेटे हो क्या?" विंग उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। कोई तो था जो उसे पहचानता था, वरना विंग का अस्तित्व पूरी दुनिया के लिए मिटा दिया गया था। विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, "आप मेरी मॉम को जानती हैं?" वो शख्स कहता है, "हाँ, मेरा नाम ज़ांग ज़ियांग है। मैं तुम्हारी मॉम के साथ ही कॉलेज में पढ़ाता था। हाय।" इतना बोल वो अपना हैंड विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग हैंड शेक करते हुए कहता है, "ओह वाह! तो आप मेरी मॉम के बारे में मुझे बताएँगे?" वो कहता है, "कहीं।" फिर वो दोनों कैफेटेरिया आ जाते हैं। आकर जब वो दोनों बैठे हुए थे, विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, "प्लीज़ आप मेरी मॉम के बारे में मुझे बताएँगी? मुझे कुछ भी याद नहीं है।" झांग जियांग उसके चेहरे पे एक ईविल और क्रीपी स्माइल था। वो विंग के हैंड को अपने हाथ में ले लेता है एंड देन उसे कहता है, "तुम्हारी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी। वो काफ़ी अच्छी टीचर थी और साथ में वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी थी।" तो विंग खुश हो जाता है और कहता है, "और क्या?" फिर झांग त्संग कुछ-कुछ बताता है कि वो लोगों की बहुत हेल्प करती थी, पढ़ाने में अच्छी थी, उनके सारे स्टूडेंट उसे बहुत एडमायर करते थे, चाहते थे और वो उन्हें पियानो बजाना आता था। वो छोटे-छोटे बच्चे को भी जल्दी से कंसोल कर लिया करती थी। थोड़ी बहुत वो बताता है। विंग ने बहुत आराम से सुन रहा होता है और कहता है, पर मेरे पास मॉम की कोई निशानी नहीं है।" झांग जियांग कहता है, "मेरे पास है। क्या तुम संडे को फ्री हो तो तुम आ सकते हो?" विंग कहता है, "आपके पास क्या है?" तो वो कह देता है कि उसके पास उसकी मॉम की डायरी है, जिसे सुनकर विंग इमोशनल हो गया था और कहता है, वो पक्का मिलने आएगा। फिर दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, देन वहाँ से वो जा रहे होते हैं, जहाँ पे जांग सियांग जो था, विंग के बैग पे हाथ रखे हुए था और उसे लेकर जा रहा होता है। जा करके उसे अपने कार के पास छोड़ते हुए कहता है, "तुम बताओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ?" विंग कह देता है उसे, ठीक है, आप मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए।" झांग जियांग
उसे कॉलेज तक लाकर छोड़ देता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कहता है, "तो तुम यहाँ पढ़ते हो?" विंग कहता है, "हुँ।" फिर वो कहता है, "ठीक है।" इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नीर सिंह और लॉरेंस उसके पास आते हुए कहता है, "हे, ये कौन था? क्या तुमने नया शुगर डैडी पटाया है?" तो विंग कहता है, "नया का क्या मतलब?" तो कहता है, "अरे तुम्हारे साथ जो आता था पहले वो तुम्हारा शुगर डैडी ही तो है।" वो कहता है, "अरे यार वो मेरे अंकल है, क्या कुछ भी तुम लोग बोलते हो?" नीर सिंह कहता है, "यार तुम्हारे अंकल कितने हॉट एंड डैशिंग हैं।" विंग कहता है, बस दिखते ही हॉट एंड डैशिंग है, बहुत खड़ूस भी है।" इतना बोल विंग वापस से अंदर आ जाता है। कॉलेज अपना स्टार्ट कर दिया हुआ था। एक क्लास उसने बंक मारा हुआ था, बाकी का ये। अब इधर जो जियांग फेमियांग थे, वो वांग जी को कॉल करके बोल देता है कि विंग यहाँ आया हुआ था। वांग जी को चिंता हो रही थी विंग की, इसीलिए वो खुद पहले उस कंपनी आता है, फिर वो विंग को देखने के लिए कॉलेज आता है, जहाँ पे विंग लॉरेंस और मीका सिंह के साथ में बैठ करके क्लास अटेंड कर रहा होता है। तो वांग जी बस उसे देख लेता है। देखते हुए वहां से वो चला जाता है। वांग जी को लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। उसे अजीब सा सफोकेशन भी फील हो रहा था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है उसे देखकर। फिलहाल तो उसे ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। उनके टाइम पे जब विंग और वो तीनों दोनों निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ांग ज़ियांग वापस से अपनी कार लेकर खड़ा था, जिसे देखकर उसके हाथ में एक रेड एनवलप भी था। तो विंग उसके पास आते ही कहता है, "अरे! आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वो कहता है, कुछ ख़ास नहीं, मैं बस कुछ नया एनवलप्स लेने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लेता चलूँ। मेबी शायद तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारे टेस्ट भी अच्छे हों।" विंग उन दोनों को बाय बोल देता है, जहाँ पे लॉरेंस और नेहा सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग किसी और के साथ जा रहा है। बट क्या कर सकता था, वो दोस्त थे। दैट्स व्हाई वो बाय करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग और झांग जियांग दोनों कार में बैठ जाते हैं, जिसे देखते हुए कहता है, "ये रेड एनवलप किस लिए?" तो वो कहता है, "मैं कुछ स्टूडेंट को जो मुझसे पर्सनली क्लास लेते हैं, ये उनके लिए है रेड एनवलप। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छे डिज़ाइन्स का ले लूँ। तुम्हें किस तरह का डिज़ाइन्स पसंद है?" फिर विंग और वो दोनों बात करते हुए उस दुकान पे आते हैं, जहाँ पे ये सभी चीज़ें मिलता था। वहाँ आकर के वो दिखाता है, तो उसमें से बहुत सारे रेड एनवलप्स थे, जिसे देखकर विंग एक सेलेक्ट करते हुए कहता है, "ये गोल्डन का वर्क मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है।" तो ज़ांग ज़ियांग कहता है, "ठीक है।" फिर उसी का रेड एनवलप वो 3-4 ले लेता है, एंड देन वापस से वो लोग बैठ के कैफेटेरिया आते हैं, जहाँ पे वो दोनों वापस से नूडल्स भी ऑर्डर करते हैं। विंग और वो दोनों नूडल्स खाने से पहले विंग पिक्चर्स निकालता है, जहाँ पे जो ज़ांग ज़ियांग था ना, वो विंग के हाथों के ऊपर ना हाथ रखा हुआ था, जिससे विंग थोड़ा-सा अट्रैक्टिव फ़ील तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो पिक्चर्स निकाल कर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है, जहाँ पे हल्का-सा हाथ ज़ांग ज़ियांग का दिख रहा होता है, नूडल्स के साथ में। वांग जी जैसे उसे नोटिफ़िकेशन मिलता है, वो पिक्चर्स देखता है, और उसके तो कान से, नाक से धुआँ निकल रहा था। क्रिस को फ़ोन पटकते ही बुलाकर कहता है विंग, ये किसके साथ है, हाँ? क्रिस को क्या पता भाई, वो अंतर्यामी थोड़ी आया है। क्रिस कहता है, "सर मैं पता करके बताता हूँ आपको।" वांग जी कहता है, "बस 5 मिनट।" क्रिस बोला, "5 मिनट में कैसे पता कर लूँ? पता तो चले वो किधर है।" और क्रिस कुछ नहीं बोलता और वहाँ से वो निकल जाता है। फिर वो दोनों नूडल्स खा लेने के बाद हाथ में कॉफ़ी लेकर के गार्डन एरिया में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे विंग उसे बता रहा होता है कि वो अपनी मॉम के साथ यहाँ आया करता था। उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती थी। उसे लगता था कि उसकी मॉम दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। पर अचानक से एक दिन सब कुछ बदल गया। सांग सेंग उसे एक झूले पे बैठने का इशारा करता है, तो विंग बैठ जाता है। दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग सैंटी होते हुए कहता है, उसे अपनी मॉम डैड की बहुत याद आती है। सांग जियांग उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, "कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा।" विंग विंग को अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे फिलहाल से किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसे इमोशनली हील कर सके। वांग जी तो वैसे ही उसे चिढ़ा पड़ा हुआ था, इसलिए वो उसे देख रहा होता है, जहाँ पे ज़ांग ज़िया और वो दोनों वापस से उठ के जब घर जाने लगे थे, ज़ांग ज़ियांग जानते पूछते हुए विंग को अपनी तरफ खींचते हुए उसे गले लगा लेता और कहता है, "मैं तुम्हारी कस्टडी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो हम साथ रह सकते हैं।" भाई साहब, वांग जी जो किसने केस को बोला हुआ था कि पता करो कि विंग कहाँ है, बता तो दिया था कि सर उनकी लोकेशन गार्डियन साइड से आ रही है और वो आसपास ही है। वांग जी तुरंत वो सब छोड़कर उसे देखने के लिए निकल गया हुआ था, और ये लास्ट वाला सीन वांग जी की आंखों में तैर रहा था। वो सीधे आवाज लगाते हुए कहता, "विंग।" विंग के तो पूरे स्पाइन में दर्द दौड़ गया था। वो कहता, "अंकल।" और इतना बोलकर जब वो सामने देखता है, संग जियांग विंग का हाथ पकड़ते हुए खड़ा था। वांग जी आते उन दोनों के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, "ये क्या हरकतें हैं?"
सांग सियांग वापस से विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अंकल, वैसे हमारी एज तो सेम ही लग रही है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, आई मीन कि मैं आपको बता दूं कि मैं विंग को पसंद करता हूँ और मैं विंग की कस्टडी लेना चाहता हूँ, तो इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें। हंग जी घूर कर उसे देखते हुए कहता है, तुम हो कौन? हाँ, वो कहता है, मेरा नाम सांग सेयांग है और मैं पीसी से प्रोफेसर हूँ। विंग विंग भी मुझे लाइक करता है। विंग जो कि अपना सर नीचे किए हुए था, ना वो वांगजी को देख रहा था, ना ही सांग सेयांग को देख रहा था। वांगजी विंग को देखता है, देन उसे देखते हुए कहता है, क्या ये सच कह रहा है? विंग जो कि गुस्से में था, दैट्स व्हाई वो बोल देता है, हाँ ये सच कह रहे हैं। वांगजी ने चिल्लाते हुए कहता, विंग। विंग उसकी तरफ देखता है आंसू भरी आइज के साथ, मिल कहता है, आप मुझे खुश नहीं देख सकते किसी के साथ, है ना? हंग जी उसके पास कोई शब्द ही नहीं था, कहता है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो चाहे वो तुम कर सकते हो। इतना बोल वापस से वांग जी वहां से गुस्से के मारे पलट कर चला आता है। विंग को इतना बुरा लग रहा था, वो फटाक से जंग जंग का हाथ छोड़ते हुए कहता, अंकल, अंकल, मेरी बात सुनिए अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। पर वांग जी कार में बैठ चुका था और वहां से जा चुका था। विंग जो कि असहाय सा फील करते हुए रो रहा था और कहता है, मैं तो बस आपको, और इतना बोलने के साथ ही वहां पे खड़ा था। ज़ांग ज़ियांग को भी समझते देर नहीं लगी थी कि विंग बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब अटैच्ड है उससे। उसके पास आते हुए उसे बैक से हक करते हुए कहता, विंग सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता है, पता नहीं कब ठीक होगा, पर थैंक यू सो मच सर। और इतना बोल कर वो भी टैक्सी लेता है, देन घर के लिए निकल जाता है। वांग जी घर आने के साथ ही बहुत गुस्से में था। वो वॉशरूम आकर के अपने हाथों को ना लगातार दीवार पे मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था। बेचारे क्रिस को भी डर लगा हुआ था। वो सीजन को कॉल करके बोलता है घर आने के लिए। मेगा उसमें किचन एरिया में था। विंग भी थोड़ी देर में भागते हुए आता है, तो मेगा कहता है, विंग क्या हुआ? पर विंग कहता है, अंकल कहाँ है? मेगा कहता है, वो शायद अपने रूम में गया है। विंग जब आता है तो क्रिस खड़ा था, जिसे देखते हुए कहता है, अंकल कहाँ है? क्रिस कहते हैं, एक बात कहूँ, अंजी सर ना अंदर से ना बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। मुझे नहीं पता उन्हें क्या परेशानी परेशान कर रही है, लेकिन आपको लेकर वो बहुत परेशान है बाबा। हम सब ने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत को ऐसे जाया मत कीजिए। इतना बोल क्रिस वहां से चला जाता है। अब हालांकि विंग को कुछ समझ तो नहीं आया था, बट फिर भी उसके बाद वो वॉशरूम खोल कर अंदर आता है, जहाँ पे वांग जी की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी गुस्से के मारे। हाथ का सटका लीज ऊपर किए हुए था, वो उसके हाथ से ब्लड आने लगे थे। हिंग आते हुए उसके हाथों को रोकते हुए कहता, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप अपने आप को हार्म क्यों कर रहे हैं? मुझे उसे बस घूर कर देखते हुए दांत पीसते हुए कहता, जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। कहता, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया आज, पर 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 आप अपने आप को हार्म मत कीजिए प्लीज। मुझे दर्द हो रहा है। मंग जी कहता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है विंग? हाँ, विंग कहता है, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकता। मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको एडमायर करता हूँ, और मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। वंग जैसे कहता है, अच्छा, मुझे दुखी नहीं देख सकते, इसलिए किसी और के साथ घूम रहे थे? हाँ। विंग कहता है, क्या आपको जलन हो रही है? पर आप मुझे अपना तो नहीं रहे हो ना? वंग जैसे देखते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। विंग कहता है, नहीं जाना मुझे। अरे तब वो उसके हाथ को लेकर नल चला देता है। हाथ धो रहा होता है जहाँ पे वांग जी आंखें बंद किए हुए था। विंग उसके हाथों को क्लीन कर देता है, उसके ऊपर धीरे धीरे दवाई अप्लाई करके बैंडेज कर देता है, और उसके हाथों को पकड़े हुए कहता है, अंकल क्या आप मुझे अपना नहीं सकते? इतना बोल वी वापस से उसके गोद में बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी से कहता है, ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं भी थक गया हूँ, मैं भी आपको गले लगाना चाहता हूँ, प्लीज। इतना बोलकर जैसे उसे गले लगाता है, कुछ देर के लिए वांग जी उसे रहने तो देता है, फिर उसे हटाते हुए कहता, विंग हटो यहाँ से, विंग हटो यहाँ से। और इतना बोलने के साथ ही विंग को वो धक्का देके खड़ा कर देता है और कहता है, जाओ यहाँ से, सब ठीक है। विंग उसे देखते हुए कहता है, अंकल आप मुझे माफ नहीं कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, और आइंदा से किसी और के साथ बात मत करना। विंग कहता है, क्यों? हाँ, अपने पास आप मुझे आने नहीं दे रहे हो, और किसी और के पास जाने भी नहीं दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। और वो बस खड़ा था कि वांग जी कुछ और बोले, पर वांग जी कुछ बोल ही नहीं रहा था। रीना गुस्से के मारे वापस से आ जाता है, जहाँ पे जंग जयांग उसे कॉल करता है। वो कॉल पिक करते हुए कहता, हेलो। जंग जयांग कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम ठीक हो? रिंग ऑलरेडी थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था।
वो कुछ नहीं बोलता तो ज़ांग ज़ियांग कहता है, मुझसे बात कर सकते हो अगर चाहो तो। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बात करने लगता है उससे। इधर वांग जी बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसा हुआ खुद को बस निकालने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन बाद में वापस से मनाते हुए जब विंग के पास आता है तो विंग बात कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी को फिर से गुस्सा आया। फिर वो चला आता है अपने रूम में। फिर बाद में विंग रेडी वगैरह होकर जब नीचे आता है तो वांग जी खाने नहीं आया था। सिचर उसे बुला के लाता है जहाँ पे वो दोनों चुपचाप खा रहे होते हैं। विंग समझ गया था कि अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो कहता है, अंकल मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो टीचर और सब लोग रुक गए थे, एंड देन वांगजी भी रुक गया था। फिर विंग कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, मुझे घर में नहीं रहना। इतना सुनना हुआ ही था। वांगजी ने ऐसे गुस्से के मारे चम्मच पटक देता और कहता है, अबे तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, विंग कहता है, मुझे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी है, मैं घर में नहीं रहना चाहता। सुजी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गया था और कहता है, विंग क्या बोल रहे हो? तो विंग कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो सुजी। तभी वांगजी कहता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। इतना बहुत विंग को खींचते हुए अपने रूम में लाकर फेंक देता है, बंद कर देता है और बीच सीढ़ी पे आते हुए कहता है, आप सब लोग बिना मेरे परमिशन के अगर किसी ने भी मेरे रूम का दरवाज़ा ओपन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल वांग जी सीधे स्टडी में चला जाता है, क्योंकि उसे विंग पे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये उलूल जुलूल हरकतें किए ही जा रहा था, दैट्स वाई। उसके बाद हमारा वांग जी वापस से स्टडी पे काम करते करते ही सो जाता है। इधर विंग दरवाजा पहले पीटता है पर कोई नहीं खोलता है। फिर बाद में जाकर के वांग जी के बेड पर लेट जाता और कहता है, अगर आप मुझे इस तरह से बांध के रखेंगे, कैद करेंगे ना, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ये बोलते हुए हमारा विंग ना हमेशा भागता ही रहता है, जैसे उसको भाग के मैराथन जीतनी है। चलो उसकी हेल्प करते हैं हम लोग, ठीक है, पर फिलहाल से अभी नहीं। फिर अगले दिन सुबह मिंगे उसे खाना देने आता है, जहाँ पे विंग कहता है, अंकल मुझे बाहर जाना है, मुझे कॉलेज जाना है। मिंगे कहता है, वांगजी ने मना किया है, तुम नहीं जा सकते हो अभी, ये सारी चीजें करना बंद करो, वांगजी बहुत परेशान हो चुका है। विंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप सब लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं, मैं तो बस चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिंग कहता है, तुम चीजें ठीक नहीं बिगाड़ रहे हो, मैंने बांगजी को पहले ऐसे कभी हरकतें करते हुए नहीं देखा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, विंग कहता है, इसमें समझना क्या है, मैं क्या समझूं? अरे तो वो खाना लेकर चुपचाप रख लेता है। अब हालांकि उसे भूख तो लगी थी पर वो गुस्से के मारे कुछ नहीं खाता है। रात में जब वांगजी वापस से रूम में आता है तो तीनों प्लेट वैसे ही पड़ा था, 3 टाइम का, जिसे देखकर वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ, विंग कहता है, मैं भूखे मर तो नहीं जाऊंगा ना 2 दिन नहीं खाऊंगा तो, वैसे भी आपको मेरी परवाह कहाँ है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए अंकल। अरे इतना बोलना विंग ना बस उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, फ्रेश हो जाओ, नीचे जाते हैं, खाना खा के आते हैं। विंग कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। वांगजी कहता है, विंग जिद करना बंद करो। विंग कहता है, मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूँ अंकल। पहली बात तो ये, जब जब से मैंने आपको बोला है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, तब से आप मुझे अवॉइड कर रहे हो, न जाने किस चीज़ का बदला निकाल रहे हो। दूसरा ये कि मैं जब भी किसी के करीब जाने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे उठा कर ले आते हो। आप मुझे किसी और के पास जाने नहीं दे रहे हो, खुद आ नहीं रहे हो। मैं जो चाहता हूँ मुझे करने नहीं दे रहे हो। आखिर आप चाहते क्या है? अंग्रेज से कुछ नहीं कहता है और सीधे कहता, जाओ रेडी हो जाओ। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई, क्योंकि वो उसकी बात काट भी नहीं सकता था। तत्व फ्रेश होकर बाहर आता है, जहाँ पे वांगजू से लेकर नीचे आता है। चुपचाप विंग ना खाना खा रहा होता है, बिना सवाल जवाब किए, कुछ भी नहीं। वो उसके बाद जाके लेट जाता है। अगले दिन सुबह मॉर्निंग के शायद 5 बज रहे होंगे या 4:30 बज रहे होंगे, मतलब कि ना दिन था ना ही रात था, ऐसा सुबह, ठीक है। वो वांगजी के बालकनी से ना नीचे कूद जाता है और वो चप्पल भी नहीं पहना हुआ था, सीधे कूद ही जाता है। वांगजी सो रहा था गहरी नींद में, उसे पता ही नहीं चलता कि विंग भाग गया है। फिर वहां से वो गार्डन एरिया से तरफ के बाहर निकल जाता है। फिर वो पैदल पैदल जा रहा होता है, जहाँ पे वो मॉर्निंग के टाइम पे झांग त्सांग को कॉल कर रहा था, झांग जियांग को, ठीक है। तो वो पहले तो कॉल पिक करता है, देन फिर हेलो बोलता है। विंग उसे बोलता है कि वो हाईवे पे है, क्या उसे पिक करने आ सकता है, उसके अंकल से फाइट हो गई है। संग संग इसी मौके के तलाश में था, दैट्स वाई वो विंग को लेने के लिए हाँ बोल देता है। विंग ना 1 डेढ़ किलोमीटर तक पैदल पैदल चल के आता है। ऑलमोस्ट 6:30 पौने 7 हो गया था।
फिर जंग जंग उसे देखता है, कार में बिठाता है तो उसके पैर में ना बहुत सारे ना ऐसे कंकर वगैरह चुभे थे, पूरा रेड रेड हो गया था। तो जंग जंग विंग को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर लाकर पहले तो उसके पूरे पैर को गर्म पानी में डालकर क्लीन करके और फिर पैर में ना क्रीम व्रीम लगा के हल्का हल्का बैंडेज लगा देता है ताकि उसका पैर थोड़ा रिलीफ कर जाए। उसके बाद उसे पूछता है, ये सब क्या है विंग? विंग कहता है, मैं आपने कहा था कि आप मुझे लाइक करते हैं, है ना? तो वो कहता है, हाँ ठीक है। क्या बात क्या है? विंग कहता है, मैं घर छोड़ के चला आया, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तो झांग जियांग उसे कहता है, ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? विंग कहता है, मुझे बस उस घर से निकलना था। अगर आप मुझे लाइक नहीं भी करते तो फिर भी मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो झांग जियांग कहता है, ऐसा नहीं है विंग, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना बोल उसके हाथों को पकड़े हुए था। एंड देन उसके तरफ जैसे बढ़ने को होता है, विंग अपने आप को थोड़ा सा पीछे करते हुए कहता है, हम ये सब बाद में करें, मुझे थोड़ा रिलैक्स्ड होना है। झांग जियांग उसे कहता था, ठीक है। विंग ना उसी सोफा पे लेटा हुआ था। वहीं सांग से उसके सामने आकर एक क्रीवी वाली स्माइल करते हुए उसे देखता और कहता है, शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। वाह। और उसके बाद वो वापस से अंदर चला जाता है जहाँ पे विंग आराम से सो गया हुआ था। फोन को उसने स्विच ऑफ कर दिया था ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। अब इधर जो हमारा वांगजी था जब सुबह में उठता है तो ऐसे ना ठंडी थी जगह दूसरी साइड वाली। वो जब देखता है तो विंग गायब। उसके बाद वो फटाक से उठ करके हर आवाज़ लगाता है, वॉशरूम चेक करता है पर कहीं नहीं था, दरवाज़ा अभी भी बंद था। वो विंडो खुला हुआ देखता है और नीचे देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग यहाँ से नीचे गया कैसे। फिर वो वापस से नीचे आकर पूरा ढूंढता है पर पूरे रूम में विंग कहीं हो तभी तो मिले ना। विंग नहीं था इसलिए वो फटाक से क्रिस को कॉल करते हुए कहता है, विंग गायब हो गया है। भांगजी इतना सुबह सुबह परेशान होते हुए नीचे आकर सबको आवाज़ लगाता है। सीचन और मीगो आते हुए कहते, क्या बात है वांगजी? वांगजी कहता है, का विंग नहीं है, विंग गायब हो गया है। सुजोई मिंग और सब लोग कॉल कर रहे होते लेकिन कॉल कोई पिक ही नहीं कर रहा था। तभी मिंग कहता है, क्या रात में तुम्हारी फाइट हुई थी? क्या वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया है? तो वांगजी कह देता है, हुई तो थी पर मैंने सोचा नहीं था कि वो चला जाएगा। सीजन कहते हैं, तुम जानते हो ना, हाँ, उसके पीछे कितने सारे लोग पड़े हुए हैं। ऊपर से तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी? वांगजी कहता है, आई एम सॉरी काका, पर मैं लापरवाह हो गया था। इतना बोल करके और वो वांगजी को कहता है ढूंढने के लिए। अब सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं पर विंग मिले तब ना। विंग ने अपना फोन ऑफ कर दिया हुआ था और वो आराम से सो रहा था। दोपहर में जब उठता है तो जांग जांग उसे कहता है, तुम जानते हो तुम्हारी कंपनी, आह, तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड के कितने सारे शेयर्स थे, वो सब तुम्हारे नाम भी तो होंगे ना? विंग को नहीं पता था, दैट्स व्हाई वो हाँ बोल देता है और कहता है, बहुत सारे हैं और पैसे वगैरह भी, बट मुझे नहीं पता, वो सब कुछ अंकल चलाते हैं। तो जांग जांग उसे कहता है, तुम नहीं जानते हो, वो जिसके पास रहेगा वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बन सकता है क्योंकि उस कंपनी की अभी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है और उसका वैल्यू इतना है, तो सोचो। तो विंग कहता, वाह, तो मतलब कि मैं नई कंपनी भी स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना? सांग जैंग उसे कहता है, वो तो तुमने सही कहा, बट कोई ना, छोड़ो। वैसे क्या खाओगे? विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, जांग जांग उसके लिए खाना बना करके उसे दे देता है। विंग आराम से वो सभी चीज़ें खा लेता है। खाते खाते वो पूछता है, आपने कहा था मेरी मॉम की डायरी है आपके पास? संग संग कहता है, हाँ है, वैसे अभी मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, मैं आके तुमसे बात करता हूँ, ठीक है ना? तो विंग कह देता है, ओके। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो विंग था वो पूरा बोर हो रहा था, उस घर को वो देख रहा होता है, टीवी देखता है। फिर उसके बेडरूम में जाता है जहाँ पे बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन था पर उसका रूम थोड़ा अजीब था, जिसे देखकर वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है? शाम के 7 बज रहे थे, विंग सोफे पे सो रहा था। अचानक से विंग देखता है कि रूम खुलता है और चढ़ की आवाज आ रही थी। विंग को डर लग गया था। वो जब बेडरूम से बाहर आता है तो जहाँ पे सांग से झोला ला कर रख रहा होता है तो कहता है, ओह, मैं तो डर ही गया था कि कौन आ गया। संग संग कहता है, मैं हूँ, डरने की बात नहीं है विंग। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर जंग जंग उसके लिए खाना बनाता है और वो दोनों खाते हैं। इस तरह से 3 दिन तक विंग और जंग जंग एक साथ ही रह रहे थे। इन 3 दिनों में जंग जंग विंग का अच्छे से ध्यान रखा हुआ था उसने।
अरविंद को बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वापस अपने घर जाए, लेकिन इन 3 दिनों में वांग जी ने पूरा आकाश पाताल एक कर दिया था विंग को ढूँढने के लिए। वो बार-बार खुद को गिल्ट में डाल रहा था कि उसकी वज़ह से वो चला तो नहीं गया, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, क्या हुआ है, नहीं हुआ, ये सभी चीज़ें वांग जी को ना एक-एक करके बहुत परेशान कर रही थी। अरविंद फ़ोन उसने खोला ही नहीं था, जिससे कि लोकेशन मिल सके। वांग जी अब उसे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था, तभी क्रिस उसे कहता है, सर अब हम क्या करें, उसे हम कहाँ ढूंढें? तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता कि कहाँ ढूंढोगे, लेकिन उसे वापस ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए। तो वो कहता है, जी सर। और इधर जो हमारा विंग था ना, वो कहता है, अंकल सॉरी सर, मैं कल से कॉलेज जाना चाहता हूँ। संग जैंग कहता है, तुम तो अंकल से छुप रहे हो ना, अगर तुम कॉलेज जाओगे तो अंकल को पता नहीं चल जाएगा। विंग कहता है, मैं अपनी कंपनी लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी, बिना पढ़ाई किए मैं नहीं ले सकता ना। तो जंग जैंग कहते हैं, वो भी ठीक है, पर तुम दूसरे तरीके से तो ले सकते हो ना, तुम्हारे पास शेयर होल्डर्स की पेपर्स होंगे, तुम उस कंपनी के ऑनर हो, और बिल में तो तुम्हारा नाम जरूर से मेंशन किया होगा, है ना। तो विंग कहता है, तो क्या करना चाहिए? संग जैंग कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, हम उससे बात करने चलेंगे, अगर वो हमारी बात सुन लेता है तो हम उससे बात करेंगे और मिस्टर हुआंग से डील करेंगे तुम्हें कंपनी देने के लिए, ठीक है। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है, ठीक है, वो पक्का चलेगा। उसके बाद विंग अच्छे से रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वो मिस्टर हुआंग से मिलने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे जंग जियांग और मिस्टर हुआंग वो सब एक अपर सेक्शन वाले जो छत एरिया था ना, वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 7 से 8 बंदे थे, हट्टे-कट्टे मुस्तंडे टाइप से। एंड देन मिस्टर हुआंग बैठा हुआ था। वहाँ पे ज़ांग ज़ियांग आते ही विंग को लेकर आते हुए बैठ जाता है ग्रीट करते हुए। विंग को देखते ही मिस्टर हुआंग कहते हैं, तो क्या ये वही है? ज़ांग ज़ियांग कहता है, ये वही है। अब हम इसका क्या करें? तो विंग कहता है, क्या मतलब इसका क्या करें? मिस्टर हुआंग कहते हैं, इसके साथ भी वही करो जो बाकियों के साथ करते हो। ज़ांग ज़ियांग अपने वॉइस को ठीक करते हुए कहता है, और अगर कोई स्कैंडल हुआ तो? रिंग उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड देन वो कहता है, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, तो वो कहता है, तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है विंग। इतना बोल करके मिस्टर हुआंग एक चेक रख देते और कहते हैं, हो सके तो इसे मार डालो इसकी मॉम की तरह। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है, मेरी मॉम की तरह का क्या मतलब है? संग जैंग कहता है, बेबी रिलैक्स्ड। मिस्टर हुआंग वहां से चले जाते कुछ बंदे को लेकर के, और अभी भी वहां पे 3-4 लोग थे, जिसे देखकर भी उसे देखते हुए कहता है, साहब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तभी उसमें से एक बंदा जा करके कैमरा स्टैंड लेकर आता है, कैमरा सेट करता है, और उसके बाद उसे कहता है, हम तुम्हारा एमएमएस बनाएंगे और उसे वायरल कर देंगे। हम्म? और दूसरी बात ये कि हमें तुम्हें थोड़ा टेस्ट करने का मौका भी मिल जाएगा। विंग वहां से उठ के भागने की कोशिश करने ही वाला था। सांग जियांग उसे कहता है, कहाँ भाग रहे हो? तुम यही तो चाहते थे ना कि हम दोनों फिजिकल हो और कुछ ऐसा करे, है ना? विंग कहता है, नो 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 नो, आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया और आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? सांग जियांग कहता है, हम्म, वैसे तुम्हारा ये आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि तुम इसके बाद सीधा ऊपर से नीचे, और सबको लगेगा कि तुमने सुसाइड किया है, वो भी अपने अंकल के कहने पे, आई मीन कि अंकल से परेशान होकर के। हम्म, तो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। इतना बोल वो कहता है, तुम्हारी मॉम, उन्हें पता चल गया था कि मैं कॉलेज में बॉयज़ एमएमएस बनाता हूँ, तो वो मुझे धमकाने लगी, जॉब छोड़ने की बात करने लगी। मुझे बहुत बुरा लग गया था। फिर मैंने उन्हें मना किया, सॉरी बोला, मिन्नतें करी, किसी को ना बताए, पर वो माने ही नहीं। तो ना चाहते हुए भी वो जा कर के डायरेक्टर को बता दी। अब डायरेक्टर, जो कि मुझे निकालना चाहता था, इत्तेफाक से उनका बेटा उसी कॉलेज में पढ़ता था। फिर क्या था, हमने उनका पूरा वीडियो बना दिया। हर वीडियो बनाकर हम उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, हर जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम ने अपने हस्बैंड को बोल करके कॉलेज को सीज करने की बात करती थी। ऊपर से
मेरा पार्टनर जो कि तुम्हारे डैड से ऑलरेडी परेशान थे पैसों की वजह से, क्योंकि उन दोनों ने साथ में कंपनी खड़ी की थी, पर सारा कुछ तुम्हारे डैड के नाम की वजह से चल रहा था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। तो पहले उसने शेयर होल्डर्स को अपने साइड में किया, फिर आधे से ज़्यादा शेयर्स को खरीदा। हाँ, उसके बाद मैंने तुम्हारे मॉम को मिलने के लिए बुलाया, फिर उनका वीडियो बनाया, फिर उसके बाद उन्हें आधा पॉइज़न वाला ज़हर दे करके, जो कि बॉडी में जाके घुल जाती है, और उसे तुम्हारे डैड की कार में एक्सीडेंट वाली जगह पे रख दिया था। हालाँकि तुम्हारे डैड की कार का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें सिर्फ़ तुम्हारे डैड थे, तुम्हारे मॉम तो थी ही नहीं। तो हमने उसमें उसे रख दिया और ऐसा दिखाया जैसे कि सच में एक्सीडेंट हुआ है, और 2-3 बार ट्रक से टक्कर मारी गई थी। जिसके बाद तो तुम समझ ही सकते हो, है ना विंग? विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिसके साथ था, वो प्रोफ़ेसर उसकी मॉम का मर्डर निकलेगा। विंग गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, "यू केकेपिया इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं।" पर ज़ांग ज़ियांग उसके हाथों को पकड़कर उसे सोफ़ा पे पटक देता है। उसका सर को खोलने लगा था, जहाँ पे विंग स्ट्रगल करते हुए कहता है, "मुझे ये सब नहीं करना, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मार डालूँगा, छोड़ो, छोड़ो मुझे।" पर विंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तब तक ज़ांग ज़ियांग उसका शर्ट का बटन खोल रहा था, तब तक दूसरा उसको सुई लगा चुका था। विंग धीरे-धीरे करके शिथिल हो रहा था। ज़ांग ज़ियांग उसका शर्ट खोल देता है, उसके हाथ-पैर को पोज़ीशन को ठीक करते हुए एक बंदे को बोलता है, "जाओ भाई उसके बॉडी के साथ छेड़-छाड़ करो जाके।" वो बंदा उसके पास आकर के उसके पैंट्स को जैसे ही खोलने वाला होता है, सामने से आवाज़ आती है, "अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" सामने सी चेन, मिंग और साथ में वांग जी और किस चारों थे। वांग जी आते ही सबसे पहले तो उस बंदे का हाथ पकड़ता है और सीधे चाकू मार देता है उसके हाथ में, क्योंकि उसका पैंट खोल रहा था ना उसका, दैट्स व्हाई। उसके बाद वो सबको पकड़ लेते हैं। वांग जी सीधे ज़ांग ज़ियांग को आकर के 3-4 पंच धरते हुए कहता है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रिंग को हाथ लगाने की और इसकी ऐसी हालत करने की?" वो उसे कहता है, "उसे बचा तो लो, उसके बाद मुझसे निपट लेना।" वांग जी क्रिस के हवाले उसे करते हुए उसे गोद में उठाता है, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे घर लेकर आता है, जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग बहुत छटपटा रहा है, वो अपनी बॉडी को नोच रहा है और ये सभी चीज़ें। वांग जी समझ गया था कि विंग को वही दवाई दिया गया है जो उसे उस बार उसने ड्रिंक कर लिया हुआ था। वो दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, "काका, मुझे माफ़ कर दीजिएगा।" सीजन कहते हैं, "कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो पहले तुम उसे बचाओ, बाद में ये सब हो तो हम देखते हैं।" उसके बाद वांग जी अपने कपड़े उतार करके विंग के पास आता है और फिर से वो उसके साथ फिजिकल होता है। विंग का होश ही नहीं खुल रहा था। एक राउंड कंप्लीट हो गया था, पर विंग नॉर्मल नहीं हो रहा था। दूसरी राउंड में भी नहीं हुआ, तीसरी राउंड में भी नहीं हुआ। चौथे राउंड में जब विंग की बॉडी से पसीना छूटना स्टार्ट होता है, तब जाकर उसकी बॉडी ठंडी हो रही थी और वो धीरे 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 करके सो जाता है। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में भी था, अगर 1 सेकंड की भी देरी होती, आज विंग के साथ अनर्थ हो जाता। ये सारी बातें ना वांग जी को बहुत चोट दे रही थी। वो विंग को देखते हुए कहता है, "तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो?" वहीं दूसरी तरफ वो उसे सोता हुआ छोड़कर नीचे आता है, जहाँ पे मेंगेओ कहता है, "मैं देखता हूँ।" सीजन, क्रिस और वो तीनों आते हैं, झांग जियांग को 2-4 पंच धर देते हैं, फिर उसे ज़बरदस्ती कॉन्फेस करवाते हैं कि बोलो भाई तुमने ये सब कांड किया है। वो बोल देता है पिटने के बाद, उसके बाद वो पकड़े हुए था। इतना हो जाने के बाद उसे अब अगले दिन का इंतज़ार था। वांग जी वापस से उसके बगल में आके सो जाता है, जहाँ पे वो आराम से सो रहा था अगले दिन। विंग की जब नींद खुलती है, वो वांग जी के बगल में लेटा हुआ था, जिसे देखकर वो कहता है, "मुझे पता है, मैं आपसे पूछूँगा कि कल रात को हमारे बीच क्या हुआ, तो आप इसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे और ना ही मुझे बताएँगे। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। मैं आपसे दूर भी चला गया, लेकिन वापस से आप मुझे ले आए, मुझे बचाया। पर आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते अंकल? आई एम सॉरी। इससे पहले कि आप उठे और आपको शर्मिंदा हो, मैं यहाँ से जाता हूँ।" ये बोलकर जैसे विंग जाने को होता है, वांग जी अपने हैंड उसके टमी के राउंड रैप करते हुए उसे बैक से ही हग कर लेता और कहता है,
विंग, सो जाओ। विंग उसकी तरफ हल्का देखते हुए कहता है, अंकल आप जाग रहे हैं? वांग जी कहता है, और कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे सब याद है, बल्कि मुझे अच्छे से याद है। विंग उसे देखता है और कहता है, तो आपको बुरा नहीं लग रहा? वांग जी कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, इस बात का बुरा लग रहा है। विंग कहता है, आई एम तो सॉरी। पर उसने मॉम को, वांग जी कहता है, उसने कॉन्फेस कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया जाए, क्योंकि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो ना। रिंग फटक से वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, पर मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, बस आप मुझे अपना नहीं रहे हैं। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, मुझे भी लगता था कि मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, पर अब मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकता विंग। मुझे बुरा लगता है जब तुम किसी और के पास जाते हो, किसी और के बारे में बात करते हो या किसी और का नाम लेते हो। मैं चाहता हूँ कि पूरी लाइफ तुम मेरे बारे में सोचो। तुम चाहते हो कि तुम्हें उस कंपनी को वारिस बना दिया जाए। मैं ऐसा करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ताकि तुम उस कंपनी को चला सको, है ना? विंग कहता है, आप जैसा चाहें अंकल। वांग जी से गले लगा लेता और कहता है, प्रॉमिस करो कि मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी को थोड़ा राहत लग रहा था, पर विंग ये पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी वो उसे लेकर के वो वॉशरूम आता है। दोनों अच्छे से नहा करके नीचे आते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है चलो। विंग कहता है कहाँ? वांग जी कहता है चलो तो सही। फिर क्रिस, मिंगयाओ और सीजेन, सीजोई और विंग, वांग जी सब लोग आते हैं कंपनी, बी कंपनी, जहाँ पे वो मीडिया को बुलाया हुआ था, कॉन्फ्रेंस करा जा रहा था। वो सारी चीज़ें बताता है कि वी वी चांगसेन कांगसेन का बेटा है और इस कंपनी का हायर, इस हिसाब से अब कंपनी को, विंग को चलानी चाहिए और वो नेक्स्ट सीईओ बनने वाला है। अब मिस्टर वांग, वो तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी अलग, बौखलाए हुए था अलग। आते ही पहले तो वो तो मना करता है सिरे से कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कंपनी उसकी है, शेयर होल्डर्स उसके पास है, ये तमाम चीज़ें। पहली चीज़ तो जो वांग जी ने झांग सेंग को मार-पीट के उगलवाया हुआ था, वो फुटेज चला देता है और उसके बाद सीधा बम फोड़ता है। उसके पहले वाला जो मीटिंग एरिया वाला जो फुटेज था, वो वाला। अब उसमें से एक बंदा जो था, वांग जी ने पहले से इन लोगों के ऊपर नज़र रखने को बोला हुआ था। 4 बंदे चले गए थे, झांग ज़ियांग के पास छोड़ के आया था और बाकी सब उसके साथ आ गया हुआ था। उसी में से एक बंदा था जिसने अपने बॉल पेन में से ये सारी फुटेज को कवर किया हुआ था। जैसे उसने विंग को देखा था, उसने पहले तो हाई अलर्ट मैसेज सेंड कर दिया था वांग जी के पास, तभी वांग जी एट टाइम पे आ गया हुआ था। एंड देन दूसरी की ये सारा वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया हुआ था और उसके बाद वो उसे सेंड कर देता है। तो ये सारा वीडियो देखने के बाद अब तो मिस्टर हुआंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और उसके बाद उसे ऑलरेडी पकड़ा हुआ था। इन दोनों को जेल की हवा खिलाने के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद विंग को वहाँ का नेक्स्ट सीईओ घोषित कर दिया जाता है। सारे पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद जियांग फेमियांग ने पहले ही करा हुआ था, विंग के हाथों में देते हुए कहता है, आज से ये कंपनी तुम्हारी, तुम चाहते थे ना कि इस कंपनी को तुम चलाओ। विंग बाकी सबको देख रहा होता और कहता है, तो ये सब कुछ आपने किया? विंग कहता है, वांग जी कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, पर हाँ तुम इस कंपनी के सीईओ हो, तुम्हें रहने उठने बैठने तरीका सब कुछ सीखना होगा और साथ में कंपनी चलाना भी। तो आज से तुम्हें डबल मेहनत करनी होगी। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है, तो आज से मैं ये सब कुछ सीखना चाहता हूँ। जब जियांग सिंह आते हुए कहता है, और मैं तुम्हें गाइड करूँगा विंग, क्योंकि मैं तुम्हारा सेक्रेटरी जो हूँ। इतना सुनना हुआ ही था। तो सब, विंग कहता, सच में? तो आपको ये बात पहले से पता थी? जियांग सिंह कहता है, पता तो थी, पर सर ने मना किया हुआ था। और वो वांग जी को देख रहा होता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग ये सब लोग हमारे अपने हैं और आज फाइनली तुम्हें वो मिल गया है ना। विंग खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है, इससे काम नहीं चलेगा। इतना बोलकर वो उसे लेकर कार में आता है, जहाँ पे उसे किस करने लगा था। किस करने के बाद उसे कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम्हें कंपनी अच्छे से चलानी है। तुम्हारे मॉम डैड के कातिलों को मैंने ढूंढ लिया। एक्चुअली में तुमने ढूंढा, मुझे हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हुआंग पे शक था, लेकिन तुम्हारी मॉम के मर्डर को हम अभी भी ढूंढ रहे थे।
दूसरी बात ये कि उसके पास जितने भी शेयर होल्डर्स के स्टैक्स थे, वो सारे स्टैक्स हमें वापस लेने थे ताकि इस कंपनी को हम दोबारा रीग्रोथ कर सकें। और इसके लिए हमें अब काम करना होगा। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद से विंग और सिजुई दोनों को कंपनी संभालने की ट्रेनिंग देने जाने लगी थी। कॉलेज कंप्लीट करने जाने लगा था। आनंद जियांगजेंग उसे बीच बीच में बताता था कि कैसे क्या करना है, कैसे कंपनी चलानी है, तमाम चीज़ें। और इधर वांग जी विंग को इतना मेहनत करता हुआ देखकर खुश हो रहा था। फाइनली अब ऐसा नहीं था कि वांग जी विंग को साथ नहीं था, वो उसे गले लगाता या किस करता, या कभी कभी अगर विंग कोशिश करता तो 2 महीने 1 महीने में एक बार वो फिजिकल हो जाता था, पर ज़्यादा नहीं। जब विंग फाइनली 19 साल का हो चुका था, आज उसका बर्थडे था। वांग जी उसके हाथ में एक फाइल देता है, जिसे देखकर वो कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है ये तुम्हारे घर के पेपर्स है। हालांकि ये सब कुछ तुम्हारे नाम पे था, पर हमने ऐसा फंड बनाया था जिससे लगे कि सब कुछ चैरिटी में चला गया है, तो तुम इस घर को वापस से रेनोवेट कर सकते हो, है ना। विंग कहता है मुझे इस घर की ज़रूरत नहीं है अंकल, मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पे आप हैं। वांग जी से देखते हुए कहता है तुम सच में मेरे साथ रहोगे ना, क्योंकि तुम हमेशा मुझे छोड़कर जाने की बात करते रहते हो। वांग जी कहता है तो विंग उसी की बातों को रिप्लाई करते हुए कहता है मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा अंकल, मैं वहीं रहूँगा जहाँ पे आप रहेंगे हमेशा। इतना बोल उसे गले लगा लेता है, जहाँ पे पीछे से सारे लोग वो करते हुए से देख रहे थे। कहते फाइनली तो तुम दोनों एक दूसरे को लव कन्फेस कर चुके हो। गॉड, मुझे तो लग रहा था पता नहीं इसका अंत कैसे होगा। वैसे सीजन कहता है वैसे मानना पड़ेगा विंग, तुममें काफ़ी गट्स है। तो विंग कहता है वो क्यों भला। तो सीजन कहते हैं मेरे बाल ब्रह्मचारी जैसे भाई का दिल को पिघला ही दिया। मुझे लगा था ये तो अंकल की तरह आजीवन कुमारा ही रहने वाला है। तभी पीछे से आवाज आती है क्या कहा तुमने। भाई साहब सब लोग जब उस तरफ देखते हैं जहाँ पे अंकल आए हुए थे, अंकल को भी पता चल गया था कि फाइनली वीचांग से और कांग से सिरन का जो मर्डर है वो पकड़ा गया है। विंग को उसकी कंपनी मिल गई है, और अंकल जो कि हमारे बौद्ध मठ में रहा करते थे, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ आए हुए थे। जैसे ही उसने सुना भाई साहब, सभी लोग उसे मुड़ते हुए कहते हैं अंकल आप यहाँ, अंकल आप यहाँ। तो सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। फिर अंकल कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है। भांग जी विंग के हाथ को पकड़कर सामने आते हुए कहता है हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम दोनों एक साथ रह सके। अंकल कहते हैं फाइनली मेरा प्रतिज्ञा पूरा हुआ। हाँ, पता है तुम्हें जब तुम पैदा हुए थे तब भविष्यवाणी हुई थी कि तुम बहुत लॉन्ग एज के बाद शादी करोगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी कि तुम्हारा मकसद किसी के सीवियर के लिए हुआ है, जो कि तुमने सच में एक 8 साल के बच्चे को घर लेकर आया। जब तुम लेकर आए थे तभी से मुझे पता था कि आगे जा कर के तुम दोनों एक होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी बंधी हुई है एक दूसरे के साथ में। चाहे जैसे भी हो, चाहे ये तुम्हें पहले मिलता या बाद में मिलता, लेकिन आखिरकार ये तुम्हें मिलता ज़रूर। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें पहले ही मिला दिया और तुम उसका सीवियर साथ में गार्जियन बने। अब हमेशा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बोलते हुए अंकल उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं तो स्वागत नहीं करोगे हमारा। सारे लोग हंसने लगे थे। अंतन कहते हैं जी अंकल आइए आइए। इतना बोलकर सब लोग खाने नाश्ते की तैयारी में लग जाते हैं। सब लोग बैठे हुए थे जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए था और स्माइल कर रहा था, जहाँ पे विंग भी बहुत खुश था क्योंकि उसे उसकी कंपनी साथ में उसका अंकल अंकल का प्यार सब कुछ जो मिल गया था। इधर उसके अंकल कहते हैं अभी भी 1 साल का टाइम है और 1 साल के बाद तुम दोनों बच्चे की शादी करा देना। इतना सुनना हुआ ही था तो सीजन कहते दोनों बच्चे। अंकल कहते हैं अपने बच्चे को भूल गए हो क्या। जहाँ पे सुजू स्माइल करते हुए कहता है मॉम मैं भी किसी को लाइक करता हूँ। अंकल कहते हैं हाँ, और हालांकि वो बच्चा घर में आते ही हाँ बदमाशियाँ शैतानियाँ बहुत करेगा, घर में रौनक बनी रहेगी क्योंकि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है। तो सीजे कहता है वो तो है, वो बहुत नोटोरियस है। इस पे विंग कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम घर में आदमी है ये तो पता चलेगा। अंकल खांसते हुए कहते हैं हाँ सही कहा तुमने, जब हमारा वांगजी पैदा हुआ था तब भी घर की हालत ऐसी ही थी, और अब जब सिजोई की शादी होगी तब भी घर की हालत ऐसी ही होगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा तुम लोग खुश रहना। इतना बोलकर वापस से सब लोग खा रहे होते हैं। खाना वाना खा लेने के बाद वांगजी और विंग जब बेडरूम में आते हैं, उसे देखते हुए कहता है अंकल फाइनली तो आपने मुझे अपना लिया, है ना। वांगजी उसके बालों को कियास करते हुए कहता है
चलो सोते हैं। इतना बोल उसे हक कर लेता है जहाँ पे विंग उसे कहता है आप मुझसे शादी कब करोगे? अंग जी कहता है जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब, अभी नहीं। इतना बोलने के साथ ही उसकी फोrehead पे किस करते हुए से कहता है सो जाओ, कुछ दिनों बाद तुम्हारे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। और इतना बोलने के साथ ही उसे हक करके सोया हुआ था। जहाँ पे हमारा दूसरी तरफ से जो सेलिंग को कॉल करके बोलता है कि मेरी फैमिली वाले मान गए हैं तुमसे शादी करने के लिए। तो जिल्लिंग भी शर्माते हुए कहता है पर अभी तो हमारी पढ़ाई चल रहा है ना। सिजय कहता है हाँ तो पढ़ाई के बाद ही शादी करनी है ना, अभी थोड़ी करनी है, बस बता रहा हूँ, हमारा रास्ता पूरा साफ है। फिर वो दोनों बात करने लगे थे एंड देन इधर सीजन और मिंग दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं तो हमारे घर में शैतान बच्चों की टोली वापस आने वाली है ना। सीजन कहते हैं कम से कम घर में चहल पहल होगी और इसी बहाने अंकल कुछ टाइम रुक तो पाएंगे ना। मीगा कहता है ये भी सही है पर फिलहाल से वो तो चले जाएंगे ना। सीजन कहते हैं जब शादी होगी तभी तो वो आएंगे ना, और तब आकर रहेंगे। कोई ना, वैसे भी तब तक अंकल का जो प्रतिज्ञा था वो पूरा भी हो जाएगा, उन्होंने हम सबकी सेफ्टी के लिए इतना सब कुछ किया है ना। सीजन और मीगा एक दूसरे को देखते हुए गले लगते हैं देन कहते हैं वो तो है। और अंकल उन सबको देखते हुए ध्यान में बैठे थे और कहते हैं हाँ एक बहुत बड़ी विपदा जो टल गई है, जो उस बच्चे पे आने वाली थी उसे मेरे वांगजी ने हटा दिया है। तो अब सब कुछ सही है। मुझे तो लगा नहीं था कि इतनी आसानी से हट जाएगा, क्योंकि फिर उसे याद आता है अंकल को कि जो विंग की मॉम थी ना, उसकी मॉम की आत्मा उसके अंकल के पास आई थी ये कहने के लिए कि हेल्प करिए मेरे बच्चे का क्या होगा। तब इसके अंकल ने वांगजी के दिमाग में ये डाला था कि उसे जाना चाहिए अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए। लेकिन जब वो रास्ते में था तब उसे पता चला कि इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। तब तक इसकी मॉम की बॉडी को डाल दिया गया था उसके डैड वाले कार में और उसका 2-3 बार एक्सीडेंट कर दिया गया था। जब वो लोग मॉर्जरी पहुंचे थे तब भी वहाँ पे उसकी मॉम की आत्मा वहीं खड़ी थी और विंग को रोते हुए देख रही थी, जहाँ पे वांग जी ने विंग को अपने अंडर में ले लिया हुआ था कस्टडी में। तब जाकर उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। एंड देन टाइम टू टाइम पे उसकी मॉम और उसके अंकल, जो कि स्पिरिट गाइड बोल सकते हैं हम इन्हें, स्पिरिट गाइड के तौर पर उन्होंने हमेशा वांगजी को इंडिकेट किया कि विंग की जान को खतरा है, विंग को सेव करना है, विंग को सरवाइव कराना है। और हमेशा से वांगजी ने अपने गट्स की सुनी थी, अपने मन की सुनी थी। इसी वजह से वो हमेशा विंग का सीवियर बन के रहा था और फाइनली आज उसका वो लीगल हस्बैंड बन चुका था। हालांकि अभी तक शादी तो इन दोनों की होने से ना रही, क्योंकि अभी इनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, बट हाँ ये दोनों एक हो चुके थे। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।